Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है तो आई वुड से कि काउंटडाउन बिगिन हो चुका है आपके एग्जाम को लेके. इफ यू आर सीरियस फॉर दिस ईयर एग्जाम आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप इस प्रिपरेशन को लेके सीरियस होना स्टार्ट हो जाइए, बिकॉज आई वुड से कि दिस इज द राइट टाइम. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली ऑब्वियसली आपको थोड़ा कोचिंग का रिक्वायरमेंट होगा. सेल्फ स्टडी से शायद थोड़ा मुश्किल हो, कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट स्टिल फॉर मोस्ट ऑफ यू वुड रिक्वायर सम कोचिंग. तो अगर आप कहीं पे प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का तो प्लीज अपना जो डिसीजन है इसको डिले मत करिए. 10 दिन 5 दिन या 1 महीना बिल्कुल भी नहीं. अभी से आपको ये पर्टिकुलर स्टेप लेना पड़ेगा. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई इनिशिएट कर चुके हैं, कहीं किसी कोचिंग से कनेक्टेड हैं, माय सजेशन वुड बी कि अब आप सीरियसली जो आपको बताया जा रहा है उसको करिए. और हम ये स्पेसिफिकली इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हम जो अब पूरा प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए वो सब एकदम आपके एग्जाम डे के लिए उसी हिसाब से प्लान करा गया है. ओके, तो जितनी भी प्लानिंग है उस एग्जाम डे को कंसिडरेशन में रखते हुए प्लानिंग करी जा रही है और अकॉर्डिंगली आपको बताया जा रहा है कि क्या आपको करना बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप अभी छोड़ सकते हैं या उसको बाद के लिए रख सकते हैं. ठीक है, एक जनरल एडवाइस मैं आपको दूं तो अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ पढ़ रहे हैं, जुलाई वुड बी द मंथ जिसमें आपका जो वीक स्पॉट है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, इसको आप जितना बेटर कर सकते हैं उतना करिए, जितना आप प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं करिए. तो एक सिंपल सी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के अंदर में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो उस पर्टिकुलर को दीजिए. तो एक एग्जांपल रखते हैं कि अगर आप डेली के 8 आवर्स दे सकते हो पढ़ाई को, तो 8 में से आई वुड से 3 to 4 आवर्स आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दीजिए और बाकी का जो टाइम है वो बाकी के लिए दे दीजिए. और यू वुड ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट 15 डेज बाय 15 जुलाई कि जो सब्जेक्ट आपका वीक था अब वो वीक नहीं रहेगा, एटलीस्ट वो बिलो एवरेज या एवरेज तो पक्का से हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में. तो अब हमें क्या है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में अगर मैं 4 घंटे दे रहा था तो मैं 1 घंटा चाहे और कम कर सकता हूं, बट नाउ आई वुड मेक श्योर कि जो मेरा जो वीक पोर्शन था 1 महीने पहले तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो जो है वो मेरा अबव एवरेज सब्जेक्ट बन जाए. ओके, और जब आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि बाकी के जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है उस पर्टिकुलर सिलेबस के, वो आपके स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए. और उनको स्ट्रॉन्ग रखने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलरली 1-2 सेट हर चीज के, हर 1-2 पैसेजेस हर किसी चीज के या थ्योरी हर किसी चीज की रेगुलरली करते रहें. तो आप जब मैक्सिमम टाइम अपने उसको दे रहे हैं जो आपका वीक सब्जेक्ट है, तो मेक श्योर करिए कि रोज का कुछ टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी दें. जरूरी नहीं कि 5 आपके जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो आप या पार्ट्स हैं उनको आप रोज कर रहे हैं. आप ऑल्टरनेटिवली या 3 डेज के शेड्यूल के हिसाब से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर एक दिन मैंने इंग्लिश रख लिया है तो अगले दिन मैं लॉजिकल रख रहा हूं, उसके अगले दिन मैं लीगल रख रहा हूं, और इस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट्स को अपना जो टाइम कंपोजिशन है उस तरीके से कर रहा हूं. ओके, तो दिस इज द राइट टाइम कि अगर आपने नहीं भी करा अभी तक कुछ भी तो आज से भी आप बिगिन कर सकते हैं. कल का न्यूज एनालिसिस में मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था कि आपको अब आगे कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि अब हमारे पास जो वर्केबल डेज हैं जो एक्चुअल में हमारे स्टडीज के लिए हमारे पास लेफ्ट है वो अराउंड 120 से 130 है. मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके फेस्टिवल्स हैं और बाकी दिन होते हैं जो खराब हो ही जाते हैं. तो आप ये मत सोचिए कि एग्जैक्टली मेरे पास 150 डेज या 155 डेज 140 डेज है. आप ये मान के चलिए कि मुझे जो नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है, जो मुझे मेरी शेड्यूलिंग करनी है वो नेक्स्ट 120 डेज के लिए करनी है. तो आपके जो मॉक पेपर्स आएंगे वो सब आएंगे, उनका भी टाइम आपको उसमें पुटअप करना पड़ेगा कि ये मेरा क्लासेस का टाइम है, ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम. और एक और खास बात कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 8 आवर्स का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें प्लीज आप कोचिंग का टाइम इंक्लूड ना करें, आपके मॉक्स का टाइम ना इंक्लूड करें. ऑन एन एवरेज आप डेली 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करिए. ओके, तो वो 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी जो है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कोचिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है, आप स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो कोचिंग को यूज करना सीख सके. तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जा चुका है आप रिवीजन में उसको करिए, रेदर देन आप खुद का कोई नया टॉपिक उठा रहे हैं, नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं. उससे बेटर ये होगा कि जो आपको पढ़ा दिया गया उसको करिए, सो दैट आपका जो खुद का एफर्ट्स है उसको समझने का वो कम से कम लगे. ओके, तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं.
ओके और उसमें डेली न्यूज एनालिसिस जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट रहेगा। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत देर हो गई है न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने में, बट स्टिल अगर आप कोशिश करें तो सिर्फ एडिटोरियल पेजेस को पढ़ लें और प्लस डेली न्यूज एनालिसिस है जो इसको वॉच कर लें, इसके नोट्स बना लें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप नोट कर सकते हैं, जो नहीं लगता उसको आप छोड़ भी सकते हैं। एंड यू वुड ऑब्जर्व कि आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करते हैं तो बहुत टाइम के बाद आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत कुछ क्या है आपके रिवाइज होना या वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको आप रिवीजन की तरह लीजिए क्योंकि अब आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इतने सारे नोट्स बनाएंगे डेली न्यूज़ के तो बहुत सारे हो जाएंगे, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड ही होते हैं और वो आपके एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो रिवीजन के पर्पज से करिए, उसमें कोई वैल्यू एडिशन होता है तो अपने नोट्स के अंदर में आप कर सकते हैं। जैसे आज भी हम कुछ टॉपिक्स ऐसे देखेंगे कि अगर आप जनवरी से डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं या पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी। जैसे कि आज 1 जुलाई है तो 1 जुलाई जीएसटी डे होता है, तो पिछली 1 जुलाई को भी हमने जीएसटी डिस्कस करा था, इस 1 जुलाई को हम जीएसटी डिस्कस करें। मोर ओवर जीएसटी की न्यूज हर महीने कभी ना कभी आती है तो तब भी हम जीएसटी करते हैं। तो यहां पे जिन्होंने जीएसटी पढ़ा हुआ है उनको शायद 1 या 2 वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, शायद उनको यहां पे रीजनिंग में हेल्प मिल जाएगी, बट अदरवाइज उनके नोट जो है आपके नोट जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ रिपीट होता रहता है। जैसे मॉनसून है, आज हम मॉनसून के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आईएमडी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको अच्छे से याद हो चुका है तो उनको इतना कुछ इसमें एफर्ट्स लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो जो अभी इनिशिएट कर रहे हैं उनको भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आपको शुरू में बस थोड़ा सा रेगुलर रहना है। स्पेसिफिकली हमारा जो ये पर्टिकुलर डीएनएस का फायदा ये होता है कि आपके बोर्ड पे आपके पास में रिटन नोट्स होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके या उसी टाइम में जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम में आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत एक इजी बन जाता है। ओके, तो आज का भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज है 1 जुलाई 2025 और 1 जुलाई 2025 जो है या 1 जुलाई जो है वो खास है 2-3 चीजों के लिए, बिकॉज आज के दिन कोई 2-3 स्पेशल डेज जो होते हैं आपके हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो 1 जुलाई होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस वाज द डे, 1 जुलाई इज द डे जिस दिन हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। डू यू नो किस ईयर में जीएसटी आया था? किस ईयर में जीएसटी आया था? तो आज हम जीएसटी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन सब पॉइंट्स को भी हम गो थ्रू करेंगे, बिकॉज आपके आज एक एडिटोरियल आया टोबैको के कंटेक्स्ट के अंदर में, और उस एडिटोरियल में क्या लिखा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही टेक्निकल था तो आई थॉट इसको हमें अच्छे से कवर करना चाहिए। ओके, तो यहां पे आपको बताना है मुझे कि जो जीएसटी है वो किस पर्टिकुलर ईयर में आया था। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो 1 जुलाई आपका जीएसटी डे भी माना जाता है। 1 जुलाई जो है ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनके लिए भी स्पेशल है, बिकॉज आज के दिन सीए डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। सो अ वेरी हैप्पी सीए डे टू ऑल द सीएस इन योर फैमिली, यू कैन विश देम। एंड मोर ओवर कि सिर्फ सीए ही नहीं, टुडे इज ऑल्सो नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आज इंडिया का नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स इन इंडिया जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और आज एक हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल जो है वो डॉक्टर्स डे के ऊपर पे भी आया है, तो अगर आप एडिटोरियल पेज हिंदू का देखेंगे तो वहां पे आपको वो एडिटोरियल भी मिल जाएगा। ओके, तो आज 3 इंपॉर्टेंट डे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 जुलाई या जीएसटी डे कब होता है या सीए डे कब होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है, तो तीनों ही 1 जुलाई को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली लर्निंग। अब इसके अलावा अगर आप आज के कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का जो आज न्यूज़पेपर है उस पे फर्स्ट पेज के ऊपर पे एक पूरा ये एडवर्टाइजमेंट आया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट है कि हमारा जो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है इसके 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो ये भी आपका आज से 10 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, तो इसलिए भी 1 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है 2015 में हमने लॉन्च करा था, 25 में इसके 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसने एटलीस्ट गवर्नमेंट भी तो ये क्लेम कर ही रही है कि इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इंडिया के
गवर्नमेंट को, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को। और हम ये चीज एक्चुअल में अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे डिजिटल एप्स हैं जिससे हम हमारे डे टू डे लाइफ का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई ना कोई हमारा जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं, नॉट जस्ट प्राइवेट वर्क बट गवर्नमेंट वर्क। और यहाँ पे जो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ये दो एस्पेक्ट में ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। एक तो विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हम यहाँ पे लोगों को जो हमारा फाइनेंस का काम है या हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हर किसी को हम थ्रू मोबाइल, थ्रू आधार यहाँ पे उनको बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर पाए। तो एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे गवर्नेंस का, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एप्स निकाले हैं जिसकी वजह से अगर हमें कोई गवर्नमेंट से कोई सर्विस चाहिए होती है तो उसके लिए हमें फिजिकली वहां जाके प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, हमें घर पे ऐप के थ्रू भी वो सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। हमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना है, ग्रीवांस हमारा कुछ है, वो रिजॉल्व हो जाता है। और सिंपली अगर हमें कोई नॉर्मल बिल भी पे करना है तो आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो कि आज से 10 साल पहले बिल पे करने के लिए आपको, अगर बिजली का बिल पे करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में जाना पड़ता था, पानी का पे करना है तो वहां जाना पड़ता था, और आज हम सिर्फ एक सिंगल टैप से यूपीआई के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो जब मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं तो हमारा जो यूपीआई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of UPI? और ये भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज है एंड इट इज वेरी हार्ड टू फैथम दिस, बट इंडिया का जो यूपीआई है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस इस टाइप का कोई पेमेंट सिस्टम है। आप किसी डेवलप कंट्री में भी जाएंगे तो इतना इजी पेमेंट करना, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर पाना, इतना इजी इंटीग्रेशन अभी तक कई डेवलप कंट्रीज के अंदर में भी नहीं हुआ है। आई वुड से मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज में नहीं हुआ है। अगर मैं यूएस का एग्जांपल दूं जो अपने आप को, या उसको कह भी सकते हैं डेवलप वर्ल्ड का लीडर, तो वहां पर आज भी कैश जो है वो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। अभी भी वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी इतना पेनिट्रेशन नहीं है जितना वहां कैश का पेनिट्रेशन है। और यहां पे देखिए हम 10 साल के अंदर में टोटली या बहुत हद तक हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मूव कर चुके हैं। अब हार्डली many of us, even I don't keep so much of cash in my wallet also. Many times even if I forget wallet, I have no tension with it because अब अगर मेरे पास फोन है तो मुझे पता है कि मुझे पेमेंट कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने हमारे यहाँ ईजी करी हैं। तो गवर्नमेंट की अगर आप ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो यहाँ उनके अचीवमेंट्स दिए हुए हैं। अगेन ये अचीवमेंट्स हमें कोई याद नहीं करने, जस्ट हैव अ रीड ऑफ इट तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हमने अचीवमेंट करे। हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पे अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या आ सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि किस साल में ये लॉन्च हुआ था, तो 10 साल हो गए, 2015 में हुआ था। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो आपको मिनिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। ओके, इसमें नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। मिनिस्ट्री इसकी माइटी करके है, माइटी इज द मिनिस्ट्री, तो वो भी मिनिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, तो ये है रिगार्डिंग योर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है माइटी। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये माइटी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत बार ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये कहीं पे लिख लेना कि हमारा डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या उसके अंदर में हमें क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कमेटी बनाई है जो मॉनिटर करती है कि इसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कि जो इनिशिएटिव हम लॉन्च कर रहे हैं वो किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो पूरे प्रोग्राम को ओवरसी करती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई मॉनेटरी कमेटी जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की, उसको हेड कौन करता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उनको हम गो थ्रू कर रहे हैं। डू नॉट थिंक कि सिर्फ यही इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव है, ई क्रांति एक्सेट्रा, जो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी फेमस वन जो आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे एक गवर्नमेंट का ऐप है, ये एक एप्लीकेशन, एक ऐप है, उमंग नाम है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग करके ये ऐप है, और ये जो पर्टिकुलर ऐप है कि रेवोल्यूशनरी ऐप कहूंगा मैं इसे, बिकॉज
सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जो भी उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक तो सारे मिनिस्ट्रीज के अलग ऐप हो सकते हैं, और एक यहां पे गवर्नमेंट ने एक उमंग ऐप बनाया है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की सर्विसेज होती हैं, वो एक सिंगल ऐप के ऊपर पे अवेलेबल है। तो आपको 50 ऐप डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक सिंगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आपको किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, आपको कोई ग्रीवांस रजिस्टर करना है, तो आप इस सिंगल ऐप के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। दूसरा है डिजी लॉकर। आई एम श्योर आपको गवर्नमेंट आपके स्कूल्स में भी, स्कूल्स के अंदर में भी बताया होगा डिजी लॉकर के बारे में। तो ये डिजी लॉकर क्या है? तो डिजी लॉकर इज शॉर्ट फॉर डिजिटल लॉकर, और इसके अंदर में क्या है कि ये एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डिजी लॉकर के ऊपर पे वेरीफाई कर सकते हैं कि यस दे बिलोंग टू यू। और जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर आपकी 10th की सीबीएसई की मार्कशीट है या आईबी बोर्ड की मार्कशीट है, उसको आप इस डिजी लॉकर के ऊपर पे अपलोड कर सकते हैं। यहां पे ये आपका जो पर्टिकुलर मार्कशीट है ये डिजिटली वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए कोई सिग्नेचर करा के लाने हैं उसमें, यहां पे ये डिजिटली वेरीफाई करा जाएगा जो इसका मैकेनिज्म है, और इसको आप उस क्लाउड के ऊपर पे रख सकते हैं। तो अब आपको कहीं पर भी जा रहे हो, कोई आपसे 10th की मार्कशीट मांग रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आपको फिजिकल कॉपी देने की, फोटो कॉपी करके देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिजिटल लॉकर का यहां से एक्सेस या आईडी जो होता है, ऑथेंटिकेशन देना है, जिस बेसिस पे आपको वो पर्टिकुलर जो आपकी मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और सामने वाले के पास में डिपॉजिट हो जाएगी। तो ऐसे समझिए कि बाय गॉड ग्रेस आपका एनएलयू में हो जाता है। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, आधार लिया जा सकता है, आपसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब मांगी जाएगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले क्या होते थे कि आपके डिपॉजिट करे जाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर में, फिर आप 6 महीने तक वो उनके पास रहते थे, उसके बाद में आप उससे रिटर्न ले सकते हैं, बिकॉज 6 मंथ्स में वो उसका वेरिफिकेशन करते थे। ओके, अब यहां पे क्या है, अब आपको वो फिजिकल कॉपीज देने की रिक्वायरमेंट नहीं। डिजी लॉकर के ऊपर पे अगर आपने अपना वो एक्सेस प्रोवाइड कर दिया तो उनके पास में उसकी कॉपी अपने आप उसके सिस्टम में चली जाएगी। बिकॉज ये डिजी लॉकर पे है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड है, तो उन्हें वापस से क्रॉस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसलिए जो डिजिटल लॉकर है, ये डिजी लॉकर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी लाइफ को पेपरलेस करने के लिए। तो देखिए ये सब जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते जा रहे हैं। तीसरे पे आते हैं, एक पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट है और ऐप है माई गॉव करके, माई गवर्नमेंट का शॉर्ट हो गया माई गॉव, और यहां पे जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के साथ एंगेज करती है। तो अगर आपके पास टाइम हो, आई वुड से क्लैट के बाद में आप देखना माई गॉव के प्लेटफॉर्म पे जाना, mygov.gov.in के ऊपर पे, और वहां पे गवर्नमेंट जो होती है वो आपके साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम जो होती है उनको रन करती है। जैसे कि लेट्स से कि गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है जहां पे वॉलंटियरिंग करने का यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन हो, कोई पर्टिकुलर स्वच्छ भारत अभियान से लेके या कोई गवर्नमेंट के प्रोग्राम में दे आर आस्किंग फॉर वॉलंटियर्स, तो माई गॉव पे जाके आप वॉलंटियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोर ओवर वहां पे क्विजेस भी होते हैं आपके लिए, तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो कॉम्पिटिशन भी वहां मिल जाएंगे। एंड अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके, पॉलिसी को लेके आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई यहाँ पे सजेशन है, तो आप वो भी वहां पे दे सकते हो। तो आप डायरेक्टली सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट के साथ में यहाँ इंगेज कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका इनिशिएटिव हो जाएगा। एंड द वेरी फेमस भीम ऐप, तो अभी आई वुड से कि आप अगर पेटीएम या कुछ यूज कर रहे हैं, भीम का भी ऐप होता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर पे गवर्नमेंट क्या उसको प्रमोट करने के लिए आपको कैशबैक भी देती है। तो 2 रुपए से लेके 50, 100, 300 रुपए तक कैशबैक भी मिलता है इसके ऊपर पे। भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो क्लास अटेंड करने का ये भी फायदा होता है कि आप 2 रुपए कमा सकते हैं और एक्चुअल में 2 रुपए। ओके, एनीवे, तो ये भी क्या है, ये भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट बेस्ड मोबाइल पेमेंट ऐप है। तो जैसे आपका पेटीएम होता है कि आपने क्यूआर कोड स्कैन करा, ऐसे भीम ऐप होता है जिसपे आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ये भी यूपीआई बेस्ड है। तो मैंने आपसे पूछा है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। एक ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी हम चाहते हैं कि जो बाइंग और सेलिंग है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, वो भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी करंटली क्या होता है, किसी फार्मर को कोई चीज बेचनी है तो उसको
मंडी में जाना पड़ेगा अपना अनाज लेके ट्रैक्टर में भर के, और वहां पे उसका ऑक्शन होगा और उसी बेसिस पे जो एमएसपी होगी या वो उस पे मिलेगा या उससे ज्यादा पे मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको भी हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ओपन कर दिया है। तो ईनेम जो है आपका ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो होती हैं, नॉट वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं, बट आपके जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं जैसे ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल हो गया आपका, और आपका एग्रीकल्चर के अंदर में ग्रेन्स हो गए आपकी, ये सब की ट्रेडिंग जो होती है ऑनलाइन आप ईनेम प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। तो यहां पर भी एक ऑल्टरनेटिव फार्मर्स को देने की ट्राई करी गई है कि यू आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल मंडीज बट यू कैन एक्चुअली सेल इट ऑन ईनेम। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो डिस्कवरी जो है, प्राइस डिस्कवरी मतलब कि क्या बेस्ट प्राइस है वो भी आप यहाँ पे डिस्कवर कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं आपके रिलेटेड टू जल इंडिया इनिशिएटिव। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शायद डायरेक्टली एग्जाम में आ सके आपके, उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो प्लीज आप ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में उनको आंसर करने का। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। अगेन नेक्स्ट न्यूज जो है, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ आईएमडी, सिंपली बिकॉज कि ईयर जिसमें स्टैब्लिश हुआ था ये 1875 है और अभी 25 चल रहा है। तो यहां पर भी 150th एनिवर्सरी है आपके आईएमडी की। तो 15 जनवरी 1875 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो 15 जनवरी का अगर आप डेली न्यूज से जाके चेक करोगे तो वहां पर भी आईएमडी डिस्कस है आपका। तो फॉर मोस्ट ऑफ यू जो इतने टाइम से कर रहे हैं उनके पास में तो ये नोट्स मेजरली सारे ही होंगे। ओके, एनीवे फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें कुछ एडिशन है तो आप वो भी कर लेना। तो यहां पे न्यूज आई है कि इंडिया टू गेट अबव नॉर्मल रेन इन जुलाई, फोरकास्ट आईएमडी, कि यहां पे आईएमडी ने बोला है कि इंडिया को इस बार का जो मॉनसून है उसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी। ओके, तो ये अबव नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, बिलो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये कैसे आइडिया लगाते हैं। तो कोई ना कोई मैट्रिक होगा जिस बेसिस पे है, तो आज हम उस मैट्रिक को समझेंगे। ओके, बट पहले हम आईएमडी के बारे में जो बेसिक्स है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1875 में किया था, 150th एनिवर्सरी है। तो ये आईएमडी भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हो चुकी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है, तो ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो MOES करके एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये फंक्शन करती है। तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करंटली MOES का मिनिस्टर कौन है? Who is the minister of this particular ministry? Who is the cabinet minister in this particular case? हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली में है, और इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं 5, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड गुवाहाटी। तो मेन ऑफिस न्यू दिल्ली हो गया, तो 1 + 5 यानी टोटल 6 इसके ऑफिसेस हो जाएंगे। न्यू दिल्ली सेंटर में हो गया, फिर आपका मुंबई हो गया इस साइड में, कोलकाता हो गया इधर, चेन्नई हो गया नीचे, गुवाहाटी हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए, और नागपुर हो गया आपके सेंटर के लिए, नॉर्थ के लिए न्यू दिल्ली है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कहां का, एक सेंटर में, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इस तरीके से हमने 6 इसके रीजनल ऑफिसेस क्रिएट करे हुए हैं। ओके, मेन फंक्शंस क्या हैं? वेदर फोरकास्टिंग करना, कोई डिजास्टर आता है तो उसके भी अलर्ट जो होते हैं वो आईएमडी ही करता है। सो नॉट जस्ट कि ये मॉनसून के बारे में, रेनफॉल के लिए डिस्कस करता है, बट कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है तो उसके लिए भी फोरकास्टिंग करना, उसके लिए वार्निंग रिलीज करना का काम भी इसी का है। जैसे फ्लड्स के लिए, ड्राउट, हीट वेव्स, अदर नेचुरल कैलामिटीज, तो जो सारे ये होते हैं उसके लिए जो मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनास होते हैं, अर्थक्वेक नहीं, मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना जो हो गए आपके, उन सब के लिए जो अलर्ट होता है, उसके लिए जो फोरकास्टिंग होती है वो भी आईएमडी ही करता है। ओके, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ आईएमडी। तो कहीं पे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे हम आ जाते हैं कि ये जब आपकी आईएमडी ये कह रही है कि इस बार अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी, तो इसका मतलब क्या है? तो यहां पे कुछ आपको एक टर्म दिख रहा होगा, एक तो आपको एलपीए दिख रहा होगा। तो ये एलपीए क्या होता है? तो एलपीए का फुल फॉर्म है लॉन्ग पीरियड एवरेज। और लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब यह है कि मैं रेनफॉल मेरे इंडिया के या किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के कंटेक्स्ट में वो नॉर्मल है, अबव है, एक्सेस है, बिलो है, डेफिशिट है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हर बार के मॉनसून में ऑन एन एवरेज क्या रेनफॉल होती है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने पिछले 30 इयर्स का हर साल का डेटा कलेक्ट कर रखा है कि 1978 में इतनी बारिश आई थी, 99 में ये आई थी, 2000 में ये आई थी, 2001 में ये आई थी, और पिछले 30 इयर्स का जो डेटा होता है उस बेसिस पे मैंने एक एवरेज वैल्यू निकाल रखी है कि लास्ट 30 इयर्स में मेरा ये पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड एवरेज रहा है। और यहां पे अगर मेरा लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑन एन एवरेज ये रहा है कि लेट्स से कि 87 सेंटीमीटर
रेनफॉल मेरी एवरेज रही है, मेरा एवरेज निकाला 87 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 100% हो गया। दिस इज माई 100%। तो अब मैं यहां पे प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस बार इस 87% के आसपास आएगी क्या। फॉर एग्जांपल क्या करीब 83 से लेके अगर 90 आएगी तो ये करीब 96 से 104% के आसपास हो जाएगा। तो अगर 83 से 90 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है मेरी रेनफॉल, तो मैं कहूंगा कि इस साल मुझे नॉर्मल रेनफॉल मिलने वाली। तो मेरा फोरकास्टिंग है, आगे जाके एक्चुअल में क्या होती है वो भी हमें पता पड़ेगा, बट नॉर्मल रेनफॉल में कब कहूंगा, जब इस 87 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। जैसे 83 आ रही है या 93 आ रही है, क्या आ रही है उस बेस में कह सकता हूं अगर 96% से 104% के बीच में लॉन्ग पीरियड एवरेज का यहां पे फ्लक्चुएशन है, तो उसको मैं कहूंगा कि मेरी नॉर्मल रेनफॉल है। ओके, अब नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है, अगर 104 को क्रॉस कर जाए, 105 से 110% चली जाए, मतलब फॉर एग्जांपल 87 सेंटीमीटर नॉर्मल है, तो मेरी यहां पे अगर 100 सेंटीमीटर करीब रेनफॉल आ रही है, तो मैं कहूंगा कि अब नॉर्मल रेनफॉल है, बिकॉज वो करीब 105 से 110% के बीच में आ जाएगा। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस होता है अगर 110% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो क्रॉस हो जाए यहां पे, तो ये एक्सेस हो जाएगा। ओके, इसके बाद व्हाट इज बिलो नॉर्मल, कि ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इज 96 एंड 104। तो अगर मेरी रेनफॉल 90 से 95% के एलपीए के बीच के आ रही है, तो ये बिलो नॉर्मल हो जाएगा। और मैं कब कहूंगा कि इस साल डेफिशिएंट हुआ है रेनफॉल के अंदर में, तो अगर मेरी रेनफॉल ऑन एन एवरेज जो होती है उससे 90% से नीचे जा रही है, यानी मैं कहूंगा कि मान लो मेरे 78 या 79% रेनफॉल होगी या इससे कम होगी, तो मैं कहूंगा इस बार रेनफॉल बहुत कम हुई है, डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर आईएमडी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो फोरकास्ट करती है, प्रेडिक्ट करती है कि इस बार मॉनसून जो है वो किस टाइप का होगा। और ये प्रेडिक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये समझिए कि फार्मर्स को यहां पे डेटा जा रहा है कि भाई इस बार मॉनसून का रेन है जो इस टाइप से होगा, तो वो यहां पे प्लान कर सकता है कि मॉनसून पे वो कितना डिपेंड हो सकता है, कौन से क्रॉप्स से ग्रो करने चाहिए। अगर बारिश अच्छी होगी तो मैं वो क्रॉप्स यूज कर सकता हूं जिनमें वाटर का कंजम्पशन ज्यादा होगा, जैसे कि राइस, बट अगर कम होगा तो मैं शायद डेफिशिएंट ही होने वाला हो रेनफॉल, तो शायद मैं बाजरा या कुछ और उगाने की कोशिश करूंगा जिसमें इतना रेनफॉल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एट द सेम टाइम आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग करती है। आगे फ्यूचर में अगर डेफिशिएंट रेनफॉल हो मॉनसून में, तो आगे जाके अगले समर्स में जाके वो ड्राउट सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देगी कि मुझे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पे, वाटर स्टोरेज के ऊपर पे वर्क करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि जो पब्लिक का वाटर कंजम्पशन है वो अननेसेसरी ना हो, वो यहाँ पे वाटर वेस्टेज कम से कम हो। तो यहां पे जो ये फोरकास्टिंग होती है, प्रेडिक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये पॉलिसी मेकिंग के अंदर में हमें हेल्प करती है। तो ये जो पर्टिकुलर रेनफॉल क्वालिफिकेशन है, इसी क्लासिफिकेशन है, ये आईएमडी करती है और इसी बेसिस पे हमें ये पता पड़ता है कि हमारे इस बार की क्या रेनफॉल होने वाली है। तो अकॉर्डिंगली यहां पे ये पर्टिकुलर आपको डेटा प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये हो जाएगा न्यूज। आगे मूव करते हैं। लाइक आई सेड कि आज जीएसटी डे भी है और एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है विद रिगार्ड टू जीएसटी एंड टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। और यहाँ पे जो ये ऑथर है, इन्होंने ब्यूटीफुली ये पर्टिकुलर चीज हमें समझाई है कि टोबैको कंट्रोल करना है, उसमें जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और कैसे हम उसको वहां पे प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखें तो एज पर द ऑथर, हमारा जो टोबैको के ऊपर पे, टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर पे, लाइक सिगरेट, बीड़ी एंड ओपन टोबैको, गुटखा एक्सेट्रा, इस पे जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है ये वर्ल्ड लेवल से कम है। ऑन एन एवरेज जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आपके प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, वहां पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो 75% होता है टोबैको के ऊपर पे। बट इन केस ऑफ इंडिया वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर पे अलग अलग है। जैसे बीड़ी पे सिर्फ 22% टैक्स लगता है, जिस वजह से वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। सिगरेट्स पे अराउंड 54 लगता है और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी अलग अलग रेट्स होती हैं। तो यहां पे उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि कैसे हम जीएसटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर आई गो इनटू दिस एडिटोरियल, आई गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ एडिटोरियल्स, पहले हम एक बार जीएसटी को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद जीएसटी ही नहीं समझते। ओके, तो जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले आई होप यू नो व्हाट टैक्स इज। तो टैक्स होता है कि जो भी आप गवर्नमेंट से सर्विस ले रहे हैं या गवर्नमेंट हमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, उसके लिए उसको पैसा लगेगा। तो यहां पे गवर्नमेंट हर सिटीजन से हकदार है टैक्स लेने का, बिकॉज हम उससे कोई ना कोई सर्विस या उससे कोई प्रोटेक्शन यहां पे ले रहे हैं। अब
हमेशा ध्यान रखना कि टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट का राइट होता है लेना। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि मुझे वो लेवल की सर्विस नहीं मिली या मुझे यहां पे परेशान होना पड़ रहा है गवर्नमेंट की वजह से, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। टैक्स देना आपकी ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट का राइट होता है। यहां पे क्वालिटी से कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट दो टाइप से टैक्स लेती है। एक सेट ऑफ टैक्सेस होते हैं जिनको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे सेट ऑफ टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली जिस पे लगाया गया है वो ही पे करेगा। एग्जांपल के लिए कि जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। वो कैसे? कि अगर मैंने कोई सैलरी अर्न करी है, इनकम मेरी है, तो मैं ही उस इनकम के बेसिस पे जो भी इनकम है उस पे इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। बट दूसरे टाइप का जो टैक्स होता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जो गवर्नमेंट को यहां पे कर रहा है वो एक्चुअल पेयर नहीं है, कोई और उसके बिहाफ पे करेगा। तो एग्जांपल के लिए जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बिकॉज इसको पे तो गवर्नमेंट को जो प्रोड्यूसर है वो कर देता है, बट उसकी जो एमआरपी होती है उसमें वो जीएसटी इंक्लूडेड होती है और फाइनली कंज्यूमर उसको पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में मैं कंज्यूमर इनडायरेक्टली पे करता हूं गवर्नमेंट को। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है कि अगर आप कहीं जाके कोई भी पर्टिकुलर लेट्स से बिस्किट का पैकेट पार्ले जी बाय कर रहे हैं 5 रुपए का, तो उस पर अगर 1 रुपए का जीएसटी लग रहा है तो वो जीएसटी तो पार्ले जी कंपनी ने पे कर दिया है, बट फाइनली पेमेंट उसे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो इस टाइप के जो टैक्स है जिसको पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट तो कोई और कर रहा है बट लिया फाइनली किसी और से जा रहा है, इन सबको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो जीएसटी जो है ये तो हमने पढ़ा है कि ये आपका 1 जुलाई को 2017 में ही आया, कुछ साल पहले ही आया, ये अभी आया आपका। इससे पहले क्या था, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे। ठीक है, जैसे कि आपका एड वैलोरम टैक्स या वैट जिसे बोलते हैं वो आपका एक टैक्स होता था। उसके अलावा आपका एक्साइज ड्यूटीज जो होती थी वो अलग लगती थी। स्टेट लेवल के बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे ऑक्ट्रॉय एक करके टैक्स होता था जो आपका जितने भी आप स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस करते जब आपके लगते थे, तो इस तरह के आपके बहुत सारे टैक्सेस होते थे। और उससे क्या होता था, सेम प्रोडक्ट के ऊपर पे मल्टीपल टैक्सेशन हो जाता था। तो इंटरनेशनली जीएसटी जो है कई कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पे कई सालों से इंप्लीमेंट होता था, और इंडिया भी इसको 2004 से ट्राई कर रहा था लगाने की, बट 2004 में हम लेकर आने की ट्राई करें, विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी, बट वो फेल हो गया। एंड फाइनली 2017 वाज द ईयर जब हमने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहां पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा। और हमने क्या करा, जितने भी ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको जीएसटी के अंदर में सबस्यूम कर लिया। तो सेल्स टैक्स लग रहा है किसी चीज के ऊपर पे, किसी पे एक्साइज लग रहा है, किसी के ऊपर पे कोई थर्ड टाइप का टैक्स लग रहा है, वो सारे टैक्स क्या हुए, वो सब तो हमने हटा दिए और एक सिंगल जीएसटी वाला टैक्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड एज अ नेम सजेस्ट, जीएसटी टैक्स क्या होता है? इट्स अ टैक्स, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। तो अब यहां पे 5 तरह के टैक्स नहीं लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल पार्ले जी आपका अगर बिस्किट आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर पे कोई सेंटर का टैक्स अलग, स्टेट का टैक्स अलग से नहीं लगता है, दोनों के ऊपर भी या दोनों ही जो है वो जीएसटी ही लगाते हैं। तो एक सिंगल अमाउंट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एक तो मेरे लिए ये टैक्स कैलकुलेशन करना इजी हो चुका है कि मुझे अपने टैक्स के अंदर में नहीं देखना कि मुझे ये पे करना है वो पे करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पे जीएसटी पे करना है। उससे क्या होता है, एक तो प्रोसेस इजी हो जाता है, तो और दूसरा टैक्स कलेक्शन इजी हो जाता है। अब यहां पे क्या है कि 4 जगह का टैक्स है, ना तो प्रोड्यूसर कंफ्यूज है ना गवर्नमेंट कंफ्यूज है। ओके, तो इस तरीके से हमने जीएसटी को यहां पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर जीएसटी लगा रहा हूं तो जितने भी इंडिया के अंदर में गुड्स मिलते हैं और सर्विसेज मिलती हैं उन सबके ऊपर पे मैं एक सिंगल टैक्स रेट लगा दूं। तो मैंने डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स की टैक्स रेट्स डिसाइड करी हैं और अकॉर्डिंगली मैं डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंदर में उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाता हूं। तो इस तरीके से जीएसटी की डिफरेंट स्लैब्स भी मैंने डिसाइड करी। और जो इस टाइप के सिन गुड्स जिनको बोलते हैं, जो पाप है, सिन मतलब पाप, तो जो सिन गुड्स होते हैं उन सबके ऊपर में मैंने क्या करा है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट होती है वो लगाइए और उसके ऊपर से मैंने उनके ऊपर पे लग्जरी टैक्स, लग्जरी सेस भी लगाए जिसे टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता है। और इस तरीके से मेरा जो जीएसटी प्रोसेस है वो वर्क करता है। ओके, तो मैंने आपको एक बेसिक समझाने की कोशिश करी। अब हम यहां पे पॉइंट वाइज पॉइंट भी इसको देख लेते हैं। ओके, तो आपका जो जीएसटी है ये जुलाई 1, 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? तो द एक्ट वाज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें मैंने आर्टिकल 279A है
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A है, जो एक्चुअल में यहां पे इंपावर करता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक बॉडी बनाई मैंने और उसको इंपावर करता है जीएसटी रेट्स को डिसाइड करने के लिए। तो यहां पे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 एक्चुअली, उसके अंदर में मैं लेकर आया इसे, और उसमें मैंने डिसाइड करा कि 1 जुलाई 2017 से यहां पे अब आपका जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, किस टाइप का टैक्स ये है? तो ये आपका एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझ ही गए होंगे कि पे गवर्नमेंट को कोई और कर रहा है, बट एक्चुअल पेमेंट जो है वो एक्चुअल में कोई और कर रहा है। ओके, तो यहां पे ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? तो ऐसे समझिए कि जो पार्ले जी का बिस्किट है, जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री आपके राजस्थान में एक नीमराना में है, तो राजस्थान के अंदर हो गई, तो यहां पे जो पर्टिकुलर जीएसटी है वो कहां पे लगता है? जहां पे बिस्कुट बना है वहां पे, या जहां पे उसका कंजम्पशन हुआ है वहां पे। तो अगर पार्ले जी का बिस्किट राजस्थान में बना है और उसका कंजम्पशन यहां पे एमपी में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो यहां पे जो स्टेट वाला जीएसटी, एसजीएसटी जो हम पढ़ेंगे, वो राजस्थान चार्ज करेगा या वो पर्टिकुलर पैसा एमपी चार्ज करेगा। तो बिकॉज ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो यहां पे जहां पे जीएसटी का कंजम्पशन हो रहा है वहां पर ये टैक्स लगेगा। तो जीएसटी से एक चीज क्या हो गई कि जो पर्टिकुलर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी है उसको स्टेट जीएसटी नहीं मिल रहा है, बट जहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है उसको फायदा हो रहा है। तो यूपी के अंदर में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर वहां से कोई भी प्रोडक्ट किसी और स्टेट से मैन्युफैक्चर होकर वहां कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे जो स्टेट जीएसटी किसको मिल रहा है? यहां पे वो मिल रहा है आपके स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी को। तो यहां पे कई स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग के पावर हाउस रहे, जैसे सदर्न स्टेट, वो जीएसटी के अगेंस्ट में इसलिए भी थे कि इसमें फायदा किसका हो रहा है? कि जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, ना कि उन लोगों का या उन स्टेट्स का जो एक्चुअल में अपने गवर्नमेंट अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बट ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का सिंपल मतलब क्या है कि जहां कंजम्पशन होगा, जहां पे चीज को यूज किया जाएगा। आपने जींस बाय करी है, जींस तमिलनाडु में बनी है, आपने खरीदी दिल्ली में है, तो दिल्ली के अंदर में वो टैक्स एसजीएसटी जो है वो लगेगा और वो पैसा उस स्टेट के पास में जाएगा। ओके, इसने कई मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहां पे खत्म कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर इंडिया एक है तो यहां पे एक टैक्स होना चाहिए, और पूरा इंडिया जो है वो एक सिंगल मार्केट है। राजस्थान, एमपी, आपका वेस्ट बंगाल, ये अलग अलग मार्केट्स नहीं, इट शुड बी अ सिंगल मार्केट, और सिंगल मार्केट है तो टैक्स भी सेम होना चाहिए यहां पे। तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमने ये जीएसटी का सिस्टम लेकर आए। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके की फीचर्स ऑफ जीएसटी के ऊपर पे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये किस टाइप का मॉडल है। तो ये एक डुअल जीएसटी मॉडल है। अब ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है? तो कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो उस पे जो आप जीएसटी पे करते हैं उसके 2 पोर्शंस होते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर लेगा, और एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट लेगा। अब इसका आप ये कहोगे कि भाई ये तो टैक्स ज्यादा हो गया, बट इन्होंने क्या करा है, टैक्स रेट तो वो सेम रखी है, बट उस टैक्स रेट को 2 पार्ट्स में, एक सेंटर के और स्टेट में डिवाइड करा। जैसे कि एक टैक्स रेट जो आपके है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है गुड्स के ऊपर पे, वो है 12%। अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% लग रहा है तो उसका 6% का कंपोनेंट तो सेंटर के पास जाएगा और अदर 6% का कंपोनेंट स्टेट के पास में जाएगा। यानी टोटल टैक्स तो 12 ही लगेगा, 12 + 12 नहीं लग रहा है, 12% का हाफ करके 6। ऐसे ही एक रेट है 5%। तो अगर किसी प्रोडक्ट्स पे, यूजुअली फूड प्रोडक्ट्स पे 5% लगता है, रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ भी खाने जाते हो उस पे 5% टैक्स लगता है, तो उसमें 5% में 2.5% तो सेंटर का और 2.5% स्टेट का। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ये एक डुअल जीएसटी मॉडल है। ओके, अब इसके अलावा एक और रेट होती है जिसको बोलते हैं हम आईजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी को याद करने के लिए कहां लगती है? तो आई का मतलब आप इंटर स्टेट भी समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो राजस्थान में ही प्रोड्यूस हुआ है और राजस्थान में ही कंज्यूम हो रहा है, तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे तो लगता है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट कोई ऐसा अगर प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ राजस्थान में और कंज्यूम हो रहा है मध्य प्रदेश में, उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है, उस पे आईजीएसटी लगता है। ओके, उस पे आईजीएसटी लगता है, और यहां पे जो प्रोडक्शन वाली स्टेट होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी में, वो इसको कलेक्ट करती है और सेंटर के पास में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। ओके, सो रिमेंबर, जो आपका जीएसटी है इसको डुअल जीएसटी मॉडल बोला जाता है, बिकॉज एक सेंटर चार्ज करता है और एक स्टेट चार्ज करता है यहां पे।
ओके आगे देखते हैं और क्या फीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली इसने क्या करा है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है उसको कम करा है जस्ट थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम आईटीसी भी बोलते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का क्या होता है। तो अगर मैं मान लो कि जीएसटी नहीं होता और पहले मेरा यहां पे एक्साइज ड्यूटी लगता या डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते, तो लेट्स से कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक नोटबुक बना रहा हूं, मेरा नोटबुक बनाने का बिजनेस है। ओके क्लासमेट्स की नोटबुक आती, तो उसको क्या चाहिए, उसको पेपर चाहिए, थोड़ा सिंपल रखेंगे, और उसको स्टेपल्स चाहिए। सारे नोटबुक्स को स्टेपल करने के लिए वो स्टेपल्स चाहिए और पेपर चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में जाएगा, तो जब ये पेपर बाय करने जाएगा तो जिसने इसको पेपर सेल करा है वो भी तो जीएसटी पे करेगा। मान लो इसने 100 रुपीज के पेपर बाय करे थे और उस पर 10 रुपीज का जीएसटी लगा है, राइट। और ये स्टेपल्स खरीदने गया, इसने स्टेपल्स करे 50 रुपीज के और प्लस 5 रुपीज का जीएसटी पे कर दिया इसने। ओके अब ये यहां से पेपर ले चुका है, यहां से स्टेपल ले चुका है। अब जब ये नोटबुक बनाएगा तो एक्चुअल में इसको 110 तो यहां पे लगा है कॉस्ट और 55 रुपीज यहां पे लगा है। तो यहां पे जब ये नोटबुक बेचेगा किसी आगे वाले पर्सन को, वहां पर भी जीएसटी लगाएगा। मान लो ये एक पर्टिकुलर नोटबुक जो है ये लेट्स से कि 200 रुपीज की बेचता है और प्लस इसके ऊपर पे ये 20 रुपीज का टैक्स और पे कर रहा है, राइट। यहां पे जीएसटी जो लगा है इसके ऊपर पे ये 20 रुपीज का जीएसटी भी लगा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब ये 20 रुपीज का टैक्स पे कर रहा है, जब ये 20 रुपीज का टैक्स पे कर रहा है या इसके ऊपर पे ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है 20 की, तो यहां पे ये गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगा वो 20 नहीं होगा, वो सिर्फ 5 रुपीज होगा, वो सिर्फ 5 रुपीज का टैक्स होगा। और वो कैसे, बिकॉज यहां पे 10 रुपीज का जीएसटी ये पहले से अपने रॉ मटेरियल पे कर चुका है, यहां पे 5 रुपीज का जीएसटी ये पहले से अपने रॉ मटेरियल पे कर चुका है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पे जो जीएसटी लगा है 20%, 20 रुपीज का, इसमें से ये 15 रुपीज पहले ही कर चुका है। तो जब ये आगे जाके टैक्स पे करेगा तो वहां पे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा कि भाई 15 रुपीज मैं पे कर चुका हूं, बाकी का जो बचता है 5 रुपीज का वो मैं यहां पे दे रहा हूं। और ये क्रॉस चेक कैसे होता है, तो जब ये यहां से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करेगा तो इसके पास में बिल होना चाहिए उसका, उस बिल के ऊपर पे जीएसटी नंबर होता है जिसके अंदर में आपने जो जीएसटी पे करा है वो आपका लिखा होता है। इस वजह से क्या हो रहा है, इसका जो कंप्लायंस है, जो भी बिजनेस करते हैं उनको कंप्लाई करना पड़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटबुक बनाता हूं और मैं कहीं से रॉ मटेरियल लेता हूं तो मैं अब रॉ मटेरियल उसी से लूंगा जो मुझे इसका बिल देने के लिए रेडी होगा। तो जिसको हम कहते हैं मुझे पक्का बिल चाहिए, तो पक्का बिल वो मांगेगा बिकॉज उसको आगे जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, ठीक है। तो यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो टैक्स आपके प्रोडक्शन के अंदर में आपने यूज कर लिया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टैक्स है सिर्फ आपको वही पे करना है। तो टोटल टैक्स अगर सोचिए कि यहां पे ये 20 रुपए यहां टैक्स पे करता और इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो टोटल टैक्स कितना हो चुका है, 20 रुपए ये, 10 ये और 5 ये, तो करीब करीब 35 रुपीज का टैक्स हो चुका है। अब यहां पे जो नोटबुक सेलर है वो तो पे करेगा नहीं, वो इसको इसी में ही इंक्लूड करेगा। तो यहां पे ये 200 नहीं होता, ये प्लस 15 रुपीज भी इसी के अंदर में ऐड करके रखता, तो 215 प्लस 20 इतना उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आता। और वो क्यों होता, बिकॉज यहां पे मल्टीपल टैक्सेशन हो चुका है। यहां पे मैंने क्या करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म बना दिया, तो यहां पे जो 10 रुपए और 5 रुपए आप पहले पे कर चुके हो वो आपको मुझे पे नहीं करना है, जो रिमेनिंग टैक्स है सिर्फ आपको वो पे करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आए आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये इसी टाइप से समझाया जाता है। इन केस आपको फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से एक वो बना के अच्छे से समझा दूंगा। बट अदरवाइज आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए, इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। ओके, इसके अलावा हमने डिजिटल इंडिया का यहाँ पे इनिशिएटिव उसको यूज करा है। हमने एक जीएसटी नेटवर्क पोर्टल बनाया, जीएसटीएन पोर्टल बनाए, और ई वे बिल्स का यहाँ पे कंसेप्ट लाए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा ट्रैवल होता है तो उस ट्रांसपोर्ट के टाइम में आपको एक ई वे बिल बनाना है। तो मैं अगर प्रोड्यूसर हूं और मैं लेट्स से जीन्स के लिए कपड़ा भेज रहा हूं, तो जो जीन्स का जो कपड़ा मैं भेज रहा हूं मेरे पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास में या कस्टमर के पास में जो जीन्स बनाएगा, तो मुझे वो जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट है उसके साथ में ई वे बिल भेजना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये इतने कॉस्ट का, इसका जीएसटी इतना बनता है। ओके, और वो ई वे बिल क्या होता है, जीएसटीएन पोर्टल पे जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका वो बिल होना चाहिए।
ओके तो इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर कंप्लायंस है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके जीएसटी काउंसिल पे आते हैं। लाइक आई सेड 279A के अंदर में हमने ये एक बॉडी बनाई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये जो जीएसटी काउंसिल बॉडी है इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। ओके तो इसके अंदर में जो इसका हेड है या चेयरमैन है वो तो है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जितनी भी स्टेट्स हैं और यूटीज विद लेजिस्लेचर है उन सबके जो मेंबर्स उसके उन सबके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये रिकमेंड करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी की क्या रेट्स होगी अलग अलग प्रोडक्ट्स की। ओके क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट होंगी, थ्रेशोल्ड क्या है, पॉलिसी चेंजेस जो है सब। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे वर्ड है रिकमेंडेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी काउंसिल ने अगर बोला कि दूध के प्रोडक्ट्स के ऊपर पे 5% जीएसटी लगेगा, तो क्या स्टेट बाउंड है या फिर ये सिर्फ रिकमेंडेशन है या सेंटर भी बाउंड है क्या? तो रिमेंबर दिस कि ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लैरिफाई हुआ है कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। तो अगर इन्होंने रिकमेंड करा कि फॉर एग्जांपल कि जीन्स के ऊपर पे 18% जीएसटी लगेगा, तो स्टेट और सेंटर बाउंड नहीं 18% लगाने के लिए, उसके बाद में भी वो डिफर कर सकते हैं। हाउएवर बिकॉज यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है और बाकी के स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, सो यूजुअली यहाँ पे कंसेंसस के बेसिस पे ही रेट सिस्टम डिसाइड होता है। ओके अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट्स के ऊपर पे। बहुत सिंपल सीधा सा क्वेश्चन होता है और आई वुड एक्सपेक्ट कि आप कोई भी इसको गलत करके ना आओ। ओके और यहां पे कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये जिन्होंने पहले भी पढ़ा होगा कि बहुत कम होता है कि हम इस 40% रेट को डिस्कस करते हैं, बट ये भी एक रेट होती है। ओके तो स्लैब्स कौन कौन से जो एक्चुअल में यूज करे जाते हैं वो ये पर्टिकुलर 5 है। ओके तो अब आप कहेंगे सर 0% रेट क्या होता है, तो ये भी मैं करूंगा, पहले ये देख लेते हैं। 5% है, 12% है, 18% है और हाईएस्ट अभी 28% है। देयर इज अ रिकमेंडेशन कि कुछ गुड्स पे 35% होनी चाहिए जो हमें डिस्करेज करने हैं, जैसे जिसमें ट्रांस फैटी एसिड हो, फास्ट फूड्स है उनके ऊपर पे, बट करंटली ये आपकी रेट्स होती है। और एक 0% भी रेट है। 0% रेट का मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर गुड है उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, जीएसटी लगता तो है बट करंटली हमने उसको 0% पे रखा गया। तो एग्जांपल के लिए आपके जो खुले में फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे अगर मैं गेहूं को किसी शॉप पे बेच रहा हूं, पैकेट में बंद करके नहीं भेज रहा हूं, तो उस पे जीएसटी तो लगता है बट 0% है। ऐसा क्यों करा है मैंने, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट मैं पैक करके भेजता हूं तो उसके ऊपर पे 5%। तो सबसे अच्छा एग्जांपल, आप कभी डीमार्ट या किसी भी टाइप के ग्रोसरी स्टोर में जाओगे तो आप देखोगे कि जो खुले में आपके चावल और गेहूं पड़े हैं उनकी प्राइसेस आपको कम मिलेगी, और जो उसी डीमार्ट अगर कुछ बना के बेच रहा है, पैक करके बेच रहा है, उसके ऊपर पे प्राइस अलग मिलेगी, सिंपली बिकॉज कि उस पर एक जीएसटी भी ऐड हो चुका है। तो इसलिए जो गुड्स होते हैं वो 0% भी चार्ज हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं, 12, 18 और 28 हो सकते हैं। इसके अलावा एक 40% की पीक रेट भी यहां पे परमिटेड है, बट करंटली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसपे हम इस चीज को यूज करते हैं। बहुत रेयरली होता है कि कहीं पे किसी प्रोडक्ट का यूज करा हो, बट अदरवाइज ये आपकी इंपॉर्टेंट 5 रेट्स हैं जो माने 0, 5, 12, 18, 28। तो ये 5 रेट्स हैं जिनको हम मानते हैं कि ये आपके मल्टीपल स्लैब्स हैं जीएसटी की। ओके तो ये हो जाएगी टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट। अब हम आते हैं इस स्पेसिफिक एडिटोरियल के ऊपर पे, ये क्या बात कर रहा है, तो यहां पे ये टोबैको का इन्होंने केस लिया है कि टोबैको कंट्रोल के अंदर में हम जीएसटी को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, बट इसको हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जीएसटी को अच्छे से यूज करें, बिकॉज टोबैको कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, बिकॉज इसका यूसेज कंजम्पशन बढ़ रहा है और टोबैको के यूसेज और कंजम्पशन से कैंसर का रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है, और इंडिया जो है इट्स सून गोइंग टू बिकम कैपिटल ऑफ कैंसर आल्सो इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर जो होंगे वो पॉसिबली इंडिया के अंदर में होने के चांसेस ज्यादा हैं, और बिकॉज इंडिया के अंदर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, स्पेसिफिकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इतने अच्छे नहीं जो कैंसर को ट्रीट कर पाए इतने अच्छे से, इसलिए हमें उसको प्रिवेंट करना और भी ज्यादा जरूरी है। ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे इन्होंने पॉइंट्स हमें भी बताए हैं, जैसे कि वर्ल्ड का इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा भाई कि लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक हिंट दे देता हूं, इंडिया का नेबर ही है, इंडिया का नेबर ही है और इंडिया का दोस्त नहीं है। वो जो है, सॉरी इंडिया मत लिख दिया मैंने, लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है वो आप पता करके बताइए मुझे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है आपके टोबैको का वर्ल्ड के अंदर में।
अब यहां पे सेकेंड पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। टोबैको जो है वो इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में डेली की 3500 डेथ्स, साल की, महीने की नहीं है, ये 3500 रोज की, हर रोज की डेथ्स हैं जो टोबैको के कंजम्पशन से होती हैं। और ये इंडिया का 1.4% का कॉस्ट जो है, जीडीपी जो है, उतना कॉस्ट करता है। कैसे करता है? एक तो जो डेथ हो गई है वो कहीं पे कुछ प्रोड्यूस करते तो अब वो प्रोडक्शन साइकिल के अंदर में नहीं है, और दूसरा उनको अगर कोई इलनेस या हेल्थ इश्यू भी है तब भी तो वो कुछ कमाई नहीं कर पा रहे, तब भी वो वहां पे हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पे है। तो करीब करीब 1.4% ये इंडिया के कॉस्ट को करता है। अब ये कभी नहीं पूछेंगे, ये कभी पूछेंगे नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड कि टोबैको है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। ओके, अब यहां पे इन्होंने पॉइंट आउट करा है कि टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर पे जो जीएसटी रहा है ये स्टैग्नेंट रहा है सिंस 2017। अनलाइक प्री जीएसटी, जब जीएसटी नहीं लगता था तो इसके ऊपर पे अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगाई जाती थी, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, सर्विस टैक्स तो नहीं, ऑक्ट्रॉय लगाया जाता था, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, जिस वजह से यू वुड सी कि जो भी प्रोडक्ट था, जो भी आपके टोबैको के प्रोडक्ट्स होते थे उसमें हर साल 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए इंक्रीज होते रहते थे, बिकॉज वी वुड वांट कि ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आपके सोसाइटी से निकल जाने चाहिए, बिकॉज इनका हेल्थ इंपैक्ट बहुत बुरा होता है। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर चीज उन्होंने नोट करी कि 2017 से जब से जीएसटी आया है टोबैको प्रोडक्ट्स पे हमने जीएसटी इंक्रीज नहीं करा है। करंटली 28% के लेवल पे आता है, बट स्टिल वी वांट टू डू मोर। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि WHO को रिकमेंडेड लेवल 75%, WHO कहता है टोबैको पे इतना लगना चाहिए आपके ऑन एन एवरेज, बट इंडिया में देखिए आप क्या लगता है, बीडीज पे सिर्फ 22%, सिगरेट्स पे 54% और स्मोकलेस टोबैको जो होता है उसके ऊपर पे 65, यानी गुटखा और पान मसाला, ये टोबैको ही तो है, इन पे लगता है 65%। तो यहां पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो WHO के रिकमेंडेशंस को यहां पे फुलफिल करता हो। तो ये भी क्या 54, हाईएस्ट 28 ही लगता है, उसके ऊपर से सेस लगाया जाता है, उसके बाद आपका ये लगता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो रिटेल प्राइसेस होते हैं उसके ऊपर पे आपका करीब करीब कितना टैक्स लगता है। अब इन्होंने हमें बताया कि क्या क्या जीएसटी के ऊपर पे, जीएसटी ऑन टोबैको के ऊपर पे कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो पहला इन्होंने इश्यू बताया है कि इसके ऊपर पे आपका एड वैलोरम टैक्सेशन लगता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। एड वैलोरम टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां पे जो मैं टैक्स लगा रहा हूं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया है तो उस वजह से उस पर टैक्स भी कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या करा है कि अगर कोई सिगरेट का पैकेट है वो अगर 150 रुपीज का है तो उसके ऊपर पे 5% टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सिगरेट का पैकेट है जो 300 रुपीज का है तो उसकी जीएसटी रेट मैंने 18% कर दिया, और इसी तरीके से मैं अलग टैक्सेस भी जो है ऊपर से जो है वो भी डिसाइड कर रहा हूं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे हम वैट की बेसिस पे कर रहे हैं, जिस वजह से इसमें प्राइस मैनिपुलेशन हो सकती है। तो आई वुड सी कि या अगर मैं सिगरेट बनाता हूं तो मैं देखूंगा कि मेरा अगर प्रोडक्ट 150 का है तो टैक्स कम लग रहा है, तो कंज्यूमर जो है वो उसको ज्यादा बाय कर रहा है। तो ठीक है, मेरे को प्राइस ज्यादा नहीं मिल रही है बट प्राइस कम रखने पे मेरा प्रोडक्ट जो है उसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट, बिकॉज नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए मुझे ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहां पे प्राइस को मैनिपुलेट करके इस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, एक और तरीका होता है कि मैं सिगरेट के पैकेट जो है उसके में जो नंबर ऑफ सिगरेट्स है उनके साइज कम कर दूंगा। तो मान लो अगर 10 सिगरेट 200 की आती थी तो 5 सिगरेट 100 रुपीज की आ जाएंगी, तो वो फिर भी उस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन करा जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज फिक्स पर यूनिट आर ग्लोबली प्रूवन टू बी मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कंजम्पशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक सजेशन दिया है कि रेदर देन वेट पे जाए, हम यहाँ पे पर यूनिट के ऊपर पे स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी लगाए कि हर सिगरेट के ऊपर पे क्या रेट रहेगी। अगर हम उस पे जाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है। यहां पे ग्लोबल एग्जांपल दिया कि ये ज्यादा इफेक्टिव रहा है इन कंट्रोल ऑफ टोबैको। थर्ड इज यहां पे क्या बताया, पोस्ट जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको हैव शार्पली डिक्लाइन। जब से जीएसटी आया है तो एक्साइज ड्यूटी भी इन पे लग रहा था प्रोडक्शन के ऊपर पे, वो एक्चुअल में कम हुआ है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स पे फ्रॉम 54% टू 8 रह गया है, बीडीज पे फ्रॉम 70 टू 1 हो गया है, टोबैको से 59 से 11 हो गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जीएसटी तो लगाया आपने, बट आपने एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी है, और उससे चक्कर क्या हो रहा है, आपने वो भी कम कर दिया और जीएसटी की रेट्स भी 2017 से नहीं बढ़ी है। तो उस वजह से क्या है, प्राइस थोड़े टाइम बाद स्टेबल हो गई है। जो इनके कंज्यूमर्स हैं उनको अब हैबिट हो गई है कि ठीक है ये हमारे बजट में इतना पैसा उसका लगेगा। तो यहां पे जो प्राइस इंक्रीज है वो हमें रेगुलरली करना पड़ेगा अगर हमें जीएसटी को या हमें इस पर्टिकुलर चीज को करना है।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, या आर्ग्यूमेंट को यहां पे काउंटर करा है इलिसिट ट्रेड आर्ग्यूमेंट का। तो द आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिंपल कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पे टैक्सेशन ज्यादा होता है तो उसकी इलीगल ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए और सिंपल कर देता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में लिकर बैन है, जैसे बिहार के अंदर में है, तो वहां पे क्या होगा कि लोग इलीगली जो लिकर है उसको बैन लग जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पे जीएसटी बहुत हाई होगा तो वहां पे वो क्या करेंगे, उसको इलीगली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे कि अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, बट एक पर्सन है उसको आई नो वो वहां से आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपका इलिसिट ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट इन्होंने यहां पे काउंटर करा है कि इलिसिट जो इंडिपेंडेंट स्टडीज है वो शो करती हैं कि जो इलिसिट सिगरेट का बिजनेस है वो जस्ट 2.7% 6.6% है। तो इट इज वेरी लो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसी तरीके से बाय कर रही है, तो यहां पे हमें उससे डरने की बात नहीं है। ओके, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए फिर फाइनली कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो पहला तो बोला है कि जीएसटी के ऊपर पे जो हाईएस्ट पीक रेट है वो टोबैको की लगानी स्टार्ट कर दे, टोबैको के ऊपर है वो जीएसटी रेट हो। दूसरा है स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज जो हैं वो रीइंट्रोड्यूस करी जाए और उनका जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज करा जाए। थर्ड इज कि एक मिक्स टैक्स स्ट्रक्चर भी आप लगा सकते हैं, जिससे यहां पे आपका रेवेन्यू जनरेशन जो हो रहा है वो भी एकदम से कम ना हो, बिकॉज इट्स अ सैड थिंग। बट टोबैको लिकर जो होते हैं ये क्यों अब तक बैन नहीं हुए, बिकॉज इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत हाई होता है। देयर आर फार्मर्स ऑल्सो जो बीड़ी के प्रोडक्शन में इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो वो भी पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ही सजेस्टेड कि आप एक मिक्स टैक्स स्ट्रक्चर लाते हैं, कुछ परसेंटेज स्पेसिफिक टैक्स लगा दीजिए, कुछ एड वैलोरम पे लगा दीजिए, तो ओवरऑल टैक्सेस इंक्रीज होगा, तो धीरे धीरे हम इसका प्रोडक्शन और इसका यूसेज है वो कम कर सकते हैं। और जो टैक्स की इनकंसिस्टेंसी है, जैसे बीडीज पे बहुत कम टैक्स लग रहा है और बीडीज यूजुअली कंज्यूम करी जाती हैं जो सबसे लोअर स्ट्रेटा में होते हैं, बिकॉज वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, और बीडीज के जो इल कॉन्सिक्वेंसेज वो बहुत हाई है, तो उनको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ रिकमेंडेशन है। आई वुड से कि आप इस आर्टिकल को अगर रीड कर पाए, वैसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, इस आर्टिकल को आप गो थ्रू करना, तो अगर आप ये न्यूज एनालिसिस देखते हैं और फिर रीड करते हैं तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करिए, सप्लीमेंट मत करिए, कॉम्प्लीमेंट करिए आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, आपको डेली न्यूज एनालिसिस में जो बताया जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं। कहना जीआई टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन। तो यहां पे ये हिंदू में एक आर्टिकल आया है, शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर आप थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे, तो एक तो इंस्टाग्राम डिलीट करिए वैसे तो, बट अगर आप कहीं पे भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि प्राडा करके एक फेमस कंपनी, पंजाबी गानों में आपने सुना होगा प्राडा, गुची प्राडा। तो जो प्राडा जो कंपनी है, इसने एक फैशन शो करा है और उस फैशन शो के अंदर में जो इन्होंने फुटवेयर यूज करा है वो एक्चुअल में हमारी वेरी फेमस कोल्हापुरी चप्पल है, और उसकी जो प्राडा ने प्राइसेस रखी है वो करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है। ओके, तो जो कोल्हापुरी चप्पल जो आप जयपुर के मार्केट या किसी भी मार्केट में जाएंगे, कोल्हापुर जाके बाय करेंगे तो 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाती हैं, और आप बहुत ज्यादा भी देना चाहेंगे, बार्गेन बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप ये भी चाहेंगे कि यार ठीक है इसने बोला और मेरे को करना ही नहीं है बार्गेन, तो वो शायद आपसे 500 रुपए ले लेगा, 700 रुपए ले लेगा। बहुत ही एडवांस चप्पल ले आएंगे तो 1000-2000 रुपए से ब्रांडेड में या कुछ आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे जो प्राडा है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे 1 से 1.5 लाख में बोल रहा है, और उसने जब इस टाइप से अप्रोच स्टार्ट हुआ कि भाई ये इसने कहीं पर रिकॉग्नाइज भी नहीं करा कि ये डिजाइन हमने यहाँ कोल्हापुर से ली है, तो फाइनली उसने यहाँ पे क्रेडिट दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो ये एक जीआई टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, क्या ये हमें कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है? नहीं। अब ये कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? तो कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन होता है कि कल्चर तो किसी और का है, बट अब हमने उसे हमारा शोकेस करके दिखाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो डांडिया है, डांडिया जो गुजरात का फेस्टिवल है, बट अगर हर कोई राजस्थान वाले भी या यूपी वाले ये क्लेम करना स्टार्ट कर दे कि डांडिया तो हमारा फेस्टिवल है, तो वो एक कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन होगा कि एक्चुअल में तो ये है तो गुजरात का, बट अब हम उसे हमारा कल्चर बोल के यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम उसको यहाँ पे कमर्शियली यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे प्राडा ने यहाँ क्या करा कि यहाँ पे प्राडा ने आपके कोल्हापुरी की चप्पलों को इंटरनेशनली शोकेस करा, और कहीं पे भी क्रेडिट नहीं करा कि ये जो डिजाइन है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम कोल्हापुर। तो यहाँ पे जीआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन ही समझा रहा हूं अभी आपको कि यहाँ पे प्राडा ने एक बार भी नहीं करा, वो तो
जब हम इंडियंस के सारे इंटरनेट पे एक्टिव होते हैं तो हमने एक पूरा यहाँ पे एक क्या कहते हैं पूरा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया कि भाई ठीक है कि ये आपने इस तरह से करा क्यों नहीं, और फिर फाइनली उसको प्रेशर में आके ऐसे एक बार का कहीं पे रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि दिस इज डेडिकेटेड टू चप्पल्स फ्रॉम कोल्हापुर। ओके, तो एनीवे ये कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है क्या वो हेल्प कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन को। तो हम समझ लेते हैं जीआई क्या होता है। तो देखिए जीआई एक टाइप ऑफ आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो WTO आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो उसका एक फुल फॉर्म होता है, आप मुझे फुल फॉर्म बताइए ट्रिप्स का। आई एम श्योर क्लैट प्रेप के सारे स्टूडेंट्स इजीली कर पाएंगे इसको। ट्रिप्स जो है वो एक एग्रीमेंट है और इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर में जो आईपीआर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन है, और उसी आईपीआर में एक प्रोटेक्शन है जीआई का, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का। और ये क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, एग्जाम्पल के लिए फ्रांस की जो शैंपेन है वो बहुत फेमस है, तो अगर मैं, और शैंपेन एक्चुअल में है क्या, इट्स अ स्पार्कलिंग वाइन, तो अगर मैं इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई स्पार्कलिंग वाइन बनाता हूं, मैं उस स्पार्कलिंग वाइन को शैंपेन नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? बिकॉज शैंपेन जो है वो एक विलेज का नाम है और वो विलेज जो है वो फ्रांस के अंदर में, तो जो स्पार्कलिंग वाइन मेरे वहां शैंपेन में बनती है उसी को ही शैंपेन कहा जाता है। और ये चीज क्यों पॉसिबल है, बिकॉज वो जो शैंपेन है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके पास में जीआई टैग है, और अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट उस ज्योग्राफी से आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए बासमती राइस जो है इंडिया की, वो आपकी जीआई टैग्ड है, और बासमती राइस उस राइस को बोला जाता है जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के रीजन में वहां पे ग्रो करी जाती है। तो अगर मैं वही सीड लेके वही फार्मर जाके तमिलनाडु में जाके अगर वही चीज को ग्रो करने लग जाए, उसे वो बासमती राइस नहीं कह सकता, जबकि सीड वो की वो है, फार्मर वही है, सारे जो लेबरर्स हैं वही हैं, फील्ड के अंदर में अगर वो वहां उगा रहा है तो वो नहीं है। तो किसी ज्योग्राफी से अगर कोई प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम जीआई टैग बोलते हैं। ओके, और जीआई जो है ये प्रोडक्ट को यहां पे प्रोटेक्ट करने में, उसके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट में हेल्प करने में करता है। ओके, तो इंडिया भी जो है वो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। 2003 से इंडिया के अंदर में वो भी अप्लाई होता है। 99 में हमने जीआई एक एक्ट बनाया था जिसके अंदर में इंडिया के अंदर में भी हम जीआई प्रोडक्ट यहाँ पे सेव करते हैं। और फॉर एग्जांपल्स दार्जिलिंग टी, कोल्हापुरी चप्पल्स, कांचीपुरम सिल्क, चांदेरी साड़ीज, मधुबनी पेंटिंग्स, पश्मीना शॉल्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे जीआई टैग्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन सबको हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोटेक्ट देते हैं। तो यहां पे हमने जीआई एक्ट 99 का बनाया, 2003 में ये फोर्स में आया था, और इसके अंदर में जितने भी इंडिया के जीआई प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर में इंटरनेशनली आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर में कोई भी कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुरी के नाम से नहीं बेच सकता है। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर जीआई राइट है, क्या ये किसी इंडिविजुअल का राइट होता है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, ये एक कलेक्टिव राइट होता है। ठीक है, कलेक्टिव राइट होता है, और ये उन सबका है जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैंने दार्जिलिंग टी को यहाँ पे जीआई टैग दे दिया, तो दार्जिलिंग के अंदर में जितने भी टी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबका ये कलेक्टिव राइट है, चाहे उनमें से जाके 5 लोगों ने ही इसके लिए अप्लाई करा हो। ओके, और ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, बट एट द सेम टाइम याद रखना क्योंकि ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, तो अगर वो कलेक्टिव इंडिविजुअल सारे दार्जिलिंग के टीम प्रोड्यूसर्स जाके असम में कहीं और चाहे उगाना स्टार्ट कर दें तो भी वो दार्जिलिंग टी बनके नहीं बेच सकते हो। दार्जिलिंग टी इज द टी जो दार्जिलिंग के अंदर में ही प्रोड्यूस करी जाती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट जीआई का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर, प्लीज आंसर इट, कि इंडिया का फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट कौन सा है। बहुत सिंपल सा है ये, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो पहला जीआई टैग प्रोडक्ट इंडिया का कौन सा है? तो बेनिफिट्स क्या होते हैं जीआई के? तो एक तो हो जाएगा कि भाई रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करेगा, कि भाई हर कोई नहीं बेच रहा है आपके बूंदी के लड्डू, सिर्फ जो यहाँ पे बन रहे हैं, जो तिरुपति में लड्डू बन रहा है उसे ही आप तिरुपति लड्डू बोल सकते हो। एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करेगा बिकॉज ऑथेंटिसिटी होगी। अगर किसी भी लिखा है बासमती राइस और कोई इसे बेच नहीं सकता है तो एवरीवन इज श्योर एक्सपोर्ट मार्केट में भी कि ये वहीं से आया है जहां पे ये बना है। कंज्यूमर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। सर्व्स एज अ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टूल फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स।
ओके तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जीआई टैग्स के। तो क्वेश्चन ये होता है क्या जीआई टैग जो है ये क्या प्रिवेंट कर सकते हैं कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन को? तो यहां पे आपको सिंपली ये समझना है कि आपके जो जीआई टैग होते हैं वो सिर्फ प्राडा को इस चीज के स्टॉप करते हैं कि वो उसको कोल्हापुरी चप्पल बोल के नहीं बेच सकता है। अगर प्राडा ने उसका नाम कुछ भी रख दिया कि प्राडा चप्पल्स, तो उसने एक्चुअल में जीआई का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं करा है, बिकॉज डिजाइन में भी सिमिलर हो बट उसने कभी क्लेम नहीं करा कि ये कोल्हापुरी चप्पल्स हैं। तो यहां पे आप इस तरीके से कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन को नहीं रोक सकते हो, बिकॉज जीआई जो है वो सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो आप उस नेम को यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई भी चप्पल बना रहा हूं, सैंडल बना रहा हूं, उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं, बट कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ उसी चप्पल को बोला जा सकता है जो कोल्हापुर के अंदर में बनी है, चाहे वो एक टाइप बन चुका हो आज के टाइम। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे लर्निंग हो जाएगी आपके लिए। कुछ नोटेबल केसेस प्राडा का है, बासमती राइस का है, टर्मरिक का है, नीम का है। तो यहां पे आप इसको देख सकते हैं कि इस टाइप से कई बार कोशिश करी गई है एप्रोप्रिएट करने की, बट हमने समहाउ इसको यहां पे पॉज करवा चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पिवटल हेल्प सेफगार्ड डेमोक्रेसी इन हिमाचल प्रदेश सुक्खू। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया का एंटी डिफेक्शन लॉ है ये इंपॉर्टेंट है और इसने हिमाचल प्रदेश के अंदर में या इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट को सेफगार्ड करने के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के अंदर में, डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए बहुत हेल्प करी है। तो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये हम 1985 में लेकर आए थे और ये जो पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ है ये बोलता है कि अगर कोई एमपी एमएलए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन जीत के आया है तो चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। ना तो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में जा सकता है, ना अपनी पार्टी को ऐसे छोड़ सकता है। और अगर वो छोड़ता है उसको डिफेक्शन बोला जाता है और ऐसा अगर वो करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ओके वो वापस से इलेक्शन करके जीत जाए या कोई और आ जाए, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, बट अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये चीज हमने इसलिए करी है बिकॉज 1970s में 80s में एक फिनोमिना हुआ था आयाराम गयाराम कि कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या किसी एक पार्टी का मेंबर है, वो अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कभी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कभी उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर फिनोमिना जो एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं डेफेमेटरी टाइप हो गया था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, डेफेमेटरी हो चुका था पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाए कि अगर आप एक बार चुनाव जीत के किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर कर गए तो अब आप अपनी पार्टी चेंज नहीं करोगे। अगर आप चेंज करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और अब आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे बहुत सारे, अगर सामने वाली पार्टी पैसों में किसी एमएलए को खरीदना चाहती है तो वो एमएलए तभी अपने आप को खरीदवाएगा जब उसे लगता है कि ठीक है मैं वापस से चुनाव जीतूंगा तो जीत जाऊंगा, या फिर अगर यहां पे पैसे मिल गए तो ये पैसे ज्यादा बेटर है, इतना मैं कमा ही नहीं पाऊंगा और मेरा पब्लिक सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं। अदरवाइज कोई भी ऐसे पार्टी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? तो लाइक आई टोल्ड यू कि एंटी डिफेक्शन लॉ हम 85 में लाए थे। कौन से एक्ट से लाए थे ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए थे और इससे हमने क्या करा, एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, 10 शेड्यूल। तो बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने 10 शेड्यूल ऐड करा और उसके बाद हमने 2 आर्टिकल्स जो डिस्क्वालिफिकेशन से डील करते हैं उसके अंदर में डिफेक्शन को भी और 10 शेड्यूल को भी ऐड कर दिया। तो 102 क्लॉज 2 जो बेसिकली ग्राउंड्स बताता है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और 191 क्लॉज 2 जो ग्राउंड्स बताता है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर में हमने डिफेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है। ओके अब ग्राउंड्स क्या होते हैं आपके डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर 10 शेड्यूल? तो जैसे तो मैंने एक तो आपको बता ही दिया कि यू लीव membership of party from which you contested election। एक तो ये ग्राउंड है। दूसरा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आप इंडिपेंडेंट थे। सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपकी कोई पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाएगा कि ये तो इलेक्टेड वाले हैं, पर राज्यसभा में और लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल है तो वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी
आफ्टर 6 months ऑफ नॉमिनेशन। तो अगर किसी पर्सन को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा है राज्यसभा के लिए, नॉमिनेट करा है, तो नॉमिनेट होने के 6 months के अंदर में वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसी को ज्वाइन कर सकता है, बट 6 months कंप्लीट होने के बाद में वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हो गए, बट इसके अलावा एक ब्रॉड ग्राउंड भी है जिसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं आपके लिए कि अगर आप कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग इन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग इन लेजिस्लेचर अगेंस्ट पार्टी विप। पार्टी विप उस पर्सन को बोलते हैं जिसका काम है पार्टी के अंदर में जितने मेंबर्स हैं वो पार्टी का जो डेकोरम है उसको फॉलो करें या उसका जो ऑर्डर है उसको फॉलो करें। तो पार्टी विप ने बोला कि इस इश्यू पे, वक्फ बिल के ऊपर पे आपको अगेंस्ट में बिल पे जाके क्या करते हैं, वोट करना है और आप जाके उसके फेवर में वोट कर आते हैं, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में आएगा। आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज का एग्जांपल और क्या हो सकता है, आप कांग्रेस के एमएलए हैं बट नरेंद्र मोदी की रैली होती है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाएगा। तो यहां पे ये 4 ग्राउंड्स आप कह सकते हैं, ब्रॉड है एंटी पार्टी एक्टिविटी तो बहुत ही। तो इसके अंदर में जैसा भी कोई भी आपको क्वेश्चन आए लीगल रीजनिंग का, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कि आपने मेंबरशिप छोड़ दी अपनी पार्टी की इलेक्शन जीतने के बाद, आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो आप और आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी हो इलेक्शंस के बाद, आप नॉमिनेटेड मेंबर थे और आपने नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद में जाके कोई पार्टी ज्वाइन करी, या फिर आप किसी भी तरह की एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी आपको यहां पे डिस्क्वालीफाई करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए आपके लिए पेटिशन भेजी जा सकती है। ठीक है, अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी है डिस्क्वालिफिकेशन के। व्हाट इज द एक्सेप्शन टू डिस्क्वालिफिकेशन? तो एक मर्जर एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से जिसके अंदर में 90 मेंबर्स की पार्टी है टोटली। आम आदमी पार्टी देख लें, जैसे आम आदमी पार्टी, उसमें 90 एमएलए थे, ओके, एग्जाम्पल के लिए। अगर 90 में से 2/3 मतलब करीब 60 प्लस एमएलए वो अलग होके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, जैसे 60 एमएलए निकलते हैं आपके आम आदमी पार्टी से और वो जुड़ जाते हैं बीजेपी के अंदर में, वो जुड़ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो यहां पे इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो एक ही एक्सेप्शन है, मर्जर एक्सेप्शन है आपका, और वो क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो मर्जर माना जाएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे कोई पर्सन डिफेक्शन किसी ने करा है या नहीं करा है, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो इसका डिसीजन लेता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसका सिंपल सा मतलब है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर इसका डिसीजन लेगा, और राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां का जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, ये जो स्पीकर है या चेयरमैन है ये कितने टाइम में करेंगे, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दिस। ओके, तो यहां पे एक बड़ा इश्यू हो जाता है जिसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है या एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका मिसयूज हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर में कोई टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये था न्यूज। अब हम एक वन लाइनर और है, ये आपका हिंदू में छोटा सा ही है। कोस्ट गार्ड्स कोऑपरेटिव इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड नेशन। तो आपका जो ये क्वाड है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट आपकी वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडिया है, जिसमें आपका एक तो इंडिया हो जाएगा, एक यूएस है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है। और ये चारों कंट्रीज में कॉमन क्या है, ये चारों के चारों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं इन द इंडो पैसिफिक, बिकॉज चाइना जो है ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं इस सेक्टर को, और हम यहां पे चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन रीजन है, ये ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पे हमने ये क्वाड का एक ग्रुपिंग बनाया। तो यहां पे हमने एक पहला ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसके अंदर में हमारे जो कंट्रीज के कोस्ट गार्ड पुलिस होती है वो उनके बीच में एक ये पर्टिकुलर मिशन हमने लॉन्च करा है। तो ये क्वाड ने क्या, मिशन का नाम क्या, इट्स इज द क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। तो ये नाम है उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का जो क्वाड ने लॉन्च करा है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जिसके अंदर में हम इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे। सारे जो कोस्ट गार्ड्स हैं सारे कंट्रीज के वो करेंगे। तो अब आपको कईयों को नहीं पता होगा कोस्ट गार्ड क्या होता है, तो आपका जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है, पानी जो ओशन से दूर का, इंडियन ओशन की टेरिटरी से, वो तो इंडियन नेवी मैनेज करती है, और जो हमारे कोस्ट के पास में, जो इंडियन कोस्ट के
आपके पास में जो रीजन होता है उसके अंदर में नेवी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर में आपका कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे एंगेजमेंट करेंगे, मैरीटाइम पार्टनरशिप करेंगे कि कैसे हम और बेटर यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर में लॉन्च करा है, तो एक 24 में सारे क्वाड ने करा था साइन विल्मिंगटन डिक्लेरेशन हमने साइन करा था, अडॉप्ट किया था, उसके अंदर में हमने ये क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया है, ओके। अब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं आपके। आरबीआई स्ट्रेस टेस्ट बैंक्स ग्रॉस एनपीए में राइज टू 2.5% इन मार्च 2027। सो यहां पे हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनको रेगुलरली चेक करने के लिए आरबीआई क्या है, बार बार बैंक्स को अपनी ऑडिट करने के लिए बोलता रहता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने फिर से अपने सारे बैंक्स को ऑडिट करने के लिए बोला और यहाँ पे ये आ रहा है कि शायद हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक के वो इंक्रीज हो जाएंगे 2.5% इन मार्च 27। तो ये एनपीए क्या होते हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के उन लोन्स को बोला जाता है जो अब शायद जिसने लोन लिया था उसको रीपे ना करे, ओके। तो जो ये एनपीए होते हैं ये बैंक की या उस बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को शोकेस करता है कि भाई ये जो बैंक है इसने जो लोन्स दिए हैं उनमें से कितने लोन हैं जो वापस आएंगे और कितने यहाँ पे खराब हो जाएंगे। तो अगर ये नंबर बहुत हाई होता है तो ये हमारे बैंकिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय करता है और बैंकिंग सेक्टर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उससे जो इकोनॉमी होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ओके। तो ये क्या शोकेस करते हैं, रिफ्लेक्ट्स पुअर एसेट क्वालिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस इन अ बैंक और एनबीएफसी। और एनपीए का अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि एनपीए का क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस क्राइटेरिया पे होता है, ओके। सो एनपीए कोई बैंक तब क्वालिफाई करता है जब उस पर्टिकुलर लोन का जो पेमेंट है या तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको करना है या उसका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, कि पिछले 90 डेज से वो पर्टिकुलर पेमेंट जो है लोन का वो नहीं किया गया है, तो उस पर्टिकुलर लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एनपीए का। अब कोई पर्टिकुलर एनपीए है अगर वो 90 डेज तक है तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है, बट 180 डेज तक है, 270 डेज तक है, एक साल तक है, एक साल से ऊपर है, तब भी क्या हम उसे एनपीए ही बोलते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे एनपीए ये जो 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड होता जाता है तो हमने उसकी भी कैटेगरी बनाई है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी ऑफ एनपीए है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो 90 डेज को क्रॉस करते हुए बट 12 मंथ से अगर कम का टाइम, यानी 90 डेज तो हो चुके हैं पर एक साल नहीं हुआ है पेमेंट को खत्म हुए, यानी रीपेमेंट करे हुए, तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ओके। नेक्स्ट डाउटफुल एसेट। डाउटफुल क्या है कि अब डाउट होना स्टार्ट हो गया शायद ये ना हो, तो अगर 12th मंथ का पीरियड क्रॉस हो जाता है यानी एक साल से ऊपर हो चुका है, एक साल से उसका कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको फिर डाउटफुल एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है लॉस एसेट। तो 12 मंथ से ऊपर का पीरियड क्रॉस हो चुका है और 12 मंथ के पीरियड के बाद में यहां पे जो उन्होंने ऑडिटिंग करी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर लोन की, आरबीआई ने कोई ऑडिट करी है, बैंक ने खुद ने करी, उससे ये पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर लोन है ये अब अनकलेक्टेबल है, मतलब अब ये पैसा वापस नहीं आएगा, तो उस पर्टिकुलर पैसे को या उस पर्टिकुलर लोन को अब लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको रिकॉर्ड बुक से साफ कर दिया जाता है, सो दैट ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमारे उस रिकॉर्ड बुक्स में शो ना हो। अब इसके अंदर में क्या होता है कि मे बी हम उसमें केस फाइल करके या उसको आईबीसी में ले जाके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ले जाके उसकी कुछ वैल्यू डिराइव कर लें, बट हो सकता है वो वैल्यू बहुत कम हो, जैसे 1000 करोड़ का लोन दिया था बट अब हम जब रिकवर करेंगे तो शायद 300 करोड़ या 400 करोड़ ही मिले। तो लॉस एसेट्स होने के बाद में ये वाला जो प्रोसीजर होता है ये बिगिन होना स्टार्ट हो जाता है कि सामने वाला है वो दिवालिया घोषित करवा दिया गया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया उसे, और उसके जो एसेट्स हैं उसको सेल करके जो भी मैक्सिमम हम वैल्यू निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो लास्ट स्टेज जो एनपीए की होती है वो होती है लॉस एसेट्स। तो यहां पे आरबीआई प्रोसेस को करेगा सो दैट वी आइडेंटिफाई कि हमारे करंटली बैंकिंग सेक्टर में ऐसे कौन से लोन हैं जिनका पेमेंट और आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। ओके, तो ये न्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके 5 पर्टिकुलर कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो 5 कौन सी कंट्रीज है, 5 नेशंस कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल एक नामीबिया है आपकी कंट्री, घाना है, इन पे जाएंगे, और आपके साउथ अमेरिका की 3 पर्टिकुलर कंट्रीज को ये विजिट करके आएंगे। एक है त्रिनिदाद एंड टोबैको, एक है आपका अर्जेंटीना और तीसरा है ब्राजील। ओके, तो यहां से जाएंगे इंडिया से, पहले अफ्रीका के 2 कंट्रीज और फिर नीचे के। तो
तो ये एक अच्छी चीज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब भी वो कोई इंटरनेशनल विजिट प्लान करते हैं तो उस रूट के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जो हो सकता है हम इंपॉर्टेंट मानते भी नहीं थे बट जिनके साथ हमारा फ्यूचर हमें दिखता है, उन कंट्रीज को ये विजिट करते हुए ही ट्रैवल करते हैं। ओके, तो यहां पे घाना को ये विजिट करेंगे। अब घाना का विजिट स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पिछले 30 इयर्स के अंदर में पहली विजिट होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की या किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। घाना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया घाना का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी हमारे लिए तो चाइना या यूएस होता है, बट घाना के हम सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर कह सकते हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। गोल्ड जो 70% वहां से इंडियन इंपोर्ट्स है वो आपका घाना से आता है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है ट्रिनिडाद एंड टोबैको, जो कैरिबियन नेशंस होते हैं उसमें से एक है। वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसके बहुत सारे प्लेयर्स ट्रिनिडाद एंड टोबैको के हैं। ओके, वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ओके, तो बहुत सारी जो कैरिबियन कंट्रीज हैं आपकी, वो सब मिलके वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को फॉर्म करते हैं। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैको जो है उसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फर्स्ट विजिट है और फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएमएस इन 99। तो अराउंड 26 ईयर्स के बाद में ये विजिट करी जा रही है। और वाई ट्रिनिडाद एंड टोबैको स्पेशल? बिकॉज ट्रिनिडाद एंड टोबैको के अंदर में आपके बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सुनील नारायण है आपका, नाम में नारायण है उनके, आपके चंद्रपॉल थे आपके, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम इंडियन साउंड होते हैं। एंड द रीजन इज कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के, मतलब इंडिया से आए थे, और आपके बिहार से, तमिलनाडु से, यूपी से, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे जाके रह गए, उनकी दादा परदादा गए थे और अब वो वहीं के हो चुके हैं। एंड सो मच सो कि करंटली उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू एंड प्राइम मिनिस्टर है कमला प्रसाद बिसारू, दोनों के दोनों इंडियन ओरिजिन के, दोनों के जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे वो इंडिया से यहाँ पे लाए गए थे बाय ब्रिटिशर्स प्लांटेशंस के लिए, और अब ये उनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन है। ऑल्सो जो यहाँ पे आपको ये नाम दिख रहा है प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी चीफ गेस्ट यही थी। ओके, इसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे। अर्जेंटीना का विजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 10 साल 20 साल में नहीं, 57 ईयर्स के बाद में कोई इंडियन पीएम उसको विजिट कर रहा है। यू कैन सी हियर कि 75 ईयर्स तो हमारे इंडिपेंडेंस को हुए हैं, तो आप सोचिए हम लास्ट कब हुए थे। और जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो अ कलरफुल फिगर, जेवियर मिलेई है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के एलाय हैं, ये क्लोज हैं उनकी पॉलिसीज में बिलीव करते हैं, एंटी माइग्रेशन है, ये लोग भी एंटी इमिग्रेशन है। तो यहां पर भी हम इनके साथ अगर अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो हमारे जो यूएस है या ये वाला पर्टिकुलर जो ग्रुप बनता जा रहा है उसके साथ रिलेशंस बेटर होंगे। अर्जेंटीना जो है वो हमारे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया वाज अर्जेंटीनास 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अर्जेंटीना बहुत कुछ यहां पे एक्सपोर्ट करता है, वहां से इंपोर्ट भी करता है, और यहां पे बहुत ज्यादा स्कोप भी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लिथियम को लेकर भी अर्जेंटीना जो है वो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। तो आप मुझे बता सकते हैं, एक तो अर्जेंटीना है, 2 और कंट्रीज हैं, वो कौन सी हैं जो लिथियम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? और इंडिया की कंपनी है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, खनिज मतलब आपकी माइनिंग, विदेश कर दिया हमने, विदेश इंडिया लिमिटेड, ये फॉरेन कंट्रीज में जाके माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट या पहला ही अपना लिथियम एक्सप्लोरेशन का जो आपका एग्रीमेंट है वो साइन करा है यहां पे अर्जेंटीना के साथ में। ओके, तो इसलिए आपकी अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ब्राजील रिसेंटली विजिट करी गई थी, ब्रिक्स समिट में गए थे, तो वहां पे हमें रिक्वेस्ट करा गया था, वहां पे उन्होंने हमें बेसिकली इनवाइट किया था एक स्टेट लीडर मीटिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे उसकी कैपिटल जो है ब्राजीलिया, वहां पे जाएंगे और वहां पे इंडिया जो है अपना यहाँ पे मीटिंग करेगा और कैसे हम बेटर कर सकते हैं। ऑलरेडी साउथ अमेरिका के अंदर में ब्राजील जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। एंड फाइनली 5th कंट्री जो है हमारी वो है नामीबिया, जो मोदी जी की फर्स्ट विजिट है और आज तक की 3rd एवर विजिट बाय इंडियन पीएम है टू नामीबिया। तो इंडिया नामीबिया के टाइज जो हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोदी जी के रिक्वेस्ट के ऊपर पे नामीबिया ने हमको 8 चीतास दिए थे रीलोकेशन के लिए, और उसी वजह से हमारा जो चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ था। तो हम 8 चीतास लाए थे आपके नामीबिया से और बाकी के चीतास आपके साउथ अफ्रीका से आए हैं। और अब फाइनली ये जो चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट है, कूनो नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क,
ओके, मुझे क्वेश्चन पूछना था वैसे आपसे, बट मैंने चलो बता ही दिया। कूनो नेशनल पार्क में हमने इन चीतास को रिलोकेट कर दिया है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इसके अलावा एक और ऐसी सेंचुरी है जहां पे हम इनको रिलोकेट करने वाले हैं, और एक ग्रासलैंड है जिसमें रिलोकेट करने वाले हैं। तो आपके हैंडआउट के अंदर में भी ये मेंशन्ड है, आप चेक करेंगे तो हैंडआउट का भी है ये पर्टिकुलर टॉपिक, वहां पे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था मेजर कार्निवोर का, जिसमें हमने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चीतास को रिलोकेट करा है। ओके, तो ये 5 आपकी ऐसी स्टेट्स हो जाएंगी। एक और न्यूज देख लेते हैं आपकी इंडियन एक्सप्रेस से, और इट इज रिगार्डिंग कि अब बहुत ज्यादा ऐसा न्यूज में आ रहा है और बीजेपी के कई लीडर्स ये आवाज उठा रहे हैं कि जो वर्ड प्रियम्बल में है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड्स हैं, ये इमरजेंसी के टाइम में हुए थे, एंड इट इज हाई टाइम, इट इज अ राइट टाइम कि हमें ये वर्ड जो इमरजेंसी के टाइम में इंट्रोड्यूस करे गए थे इनको रिमूव कर देना चाहिए। तो यहां पे ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेन सेक्शन में कि इस सेक्युलरिज्म की और सेक्युलर सोशलिस्ट की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ये ऐड करे गए थे और क्यों इसको डिमांड करा जा रहा है हटाने की। तो अगर आप आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे या प्रियम्बल रीड करोगे तो उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू क्रिएट अ इंडिया व्हिच इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये पर्टिकुलर जो आपका सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इस ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सेक्युलर वर्ड नहीं था, उसमें वर्ड से आपके सिर्फ सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, SDR। ओके, और जब हमने ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, तब हमने या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने उस टाइम में इसके अंदर में सेक्युलरिज्म वर्ड, आपका सोशलिस्ट वर्ड और एक और वर्ड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड करे थे। इंटीग्रिटी वर्ड एंड में यूज करा गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और किस टाइप का नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या होना चाहिए उसमें हमने ऐड करा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अलावा सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट। तो यहां पे बीजेपी का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर एडिशन था ये हमारा इमरजेंसी के टाइम में किया गया था, और ये एक फोर्सफुल आपका यहां पे इंटीग्रेशन है, और दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ये आर्ग्यूमेंट इसलिए इनवैलिड है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने करा था उसमें सिर्फ हमने यही एडिशन नहीं करा था, उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करा था, उसके अंदर में हमने कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंस लिस्ट में भी करा था। तो वो सब भी तो आपके एक्सेप्टेबल है। तो आपको सिर्फ इन 2 वर्ड से प्रॉब्लम क्या है? आर यू सेइंग कि क्या इंडिया एक सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री नहीं है? तो ये वर्ड्स यहां पे नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो बहुत सारी चीज हैं आपकी जो आपको रिमूव कर देनी चाहिए आपके उससे। तो इस बेसिस पे इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी फ्रेम करा जा रहा है। ओके, बट यूजुअली आपके सभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं कि कब ऐड करा गया था, क्या करा गया था, फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा बहुत हम इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे इंटरप्रेट करा है। तो पहला जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो है 1960 का बेरूबरी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं होता है और वो इन्फोर्सिबल नहीं है, तो इसको आप अमेंड करें ना करें ये फर्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई पावर नहीं आती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है केशवन भारती केस, जो अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिगार्डिंग प्रियम्बल कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, और चाहे आप इसके अंदर में कुछ भी चीज ऐड करें या रिमूव करें उससे पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं मिल रही है, कोई लिमिटेशन नहीं हो रही है। बट अगर आप इसे अमेंड करना चाहते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट इसे अमेंड करना चाहती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 का प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये केशवन भारती में का। फिर आया एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई केस जो है आपका वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर से डील करता है, बट इसके अंदर में बात सेक्युलरिज्म की भी करी गई है। और यहां पे अगर आपको बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन पता है तो सेक्युलरिज्म की वैल्यू को यहां पे बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन का पार्ट बता दिया गया था, विच मींस कि आप वर्ड चाहे रिमूव कर दीजिए प्रियम्बल सेक्युलरिज्म, बट जो वैल्यू है सेक्युलरिज्म की कि इंडिया जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष या एक पंथ निरपेक्ष देश है, ये पर्टिकुलर वैल्यू बेसिक फीचर है और ये कभी भी रिमूव नहीं हो सकती है। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस, जिसके अंदर में सोशलिज्म को एक गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बोला गया है एंड इवन कुछ केसेस में इनडायरेक्टली सोशलिज्म को भी बेसिक फीचर डिक्लेयर करा गया है।
ओके फिर फाइनली 24 का एक जजमेंट है। सिर्फ इसमें जजमेंट हमारे लिए काम का नहीं, बस इतना है कि यहां पे एक पिटीशन डाली गई कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो इस पिटीशन को आपकी जो बेंच है उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है ये इंडिया की कोर वैल्यूज हैं और इनको प्रीएम्बल के अंदर में एक प्रॉपर प्रोसीजर की तरह ऐड करा गया था और अगर एंड करना है तो ये जुडिशरी नहीं करेगी, ये पार्लियामेंट करेगी, तो आप पार्लियामेंट को बोलिए। तो यहां पे ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था। अब यहां पे प्रीएम्बल के अंदर में चाहे वर्ड हो ना हो, सेक्युलरिज्म की जो वैल्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है। कहीं पे ये सेक्युलरिज्म वर्ड जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हमारे प्रोविजंस में वो इनहेरेंट है। तो वो कौन से प्रोविजन है जहां से मैं कह सकता हूं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? तो उसमें सबसे पहले हो जाएगा आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और ये कहता है कि सबको हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है इन फ्रंट ऑफ लॉ और सबसे आर्बिट्री स्टेट एक्शन से प्रोहिबिट करना है। तो रिलीजन की जब बात आएगी तो हम डायरेक्टली आर्टिकल 14 कह सकते हैं कि हर रिलीजन के लोग इक्वल हैं, तो आप इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फिर आते हैं आपके आर्टिकल 15 और 16 जो स्पेसिफिकली रिलीजन को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी पब्लिक यूटिलिटी के एक्सेस के अंदर में या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आप रिलीजन के बेसिस पे किसी से यहां पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो 14, 15, 16 जो है जो इक्वालिटी से डील करते हैं वो हमें डायरेक्टली सेक्युलरिज्म का ही तो पार्ट पढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आर्टिकल 25 से 28 जो राइट टू रिलीजन से डील करते हैं और वो इंडिया के अंदर में किसी भी पर्सन को, नॉट जस्ट रिलीजन्स को, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू रिलीजन। ओके तो वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे वो वर्शिप करना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं, वो सब राइट्स आपके आर्टिकल 25 से 28 प्रोटेक्टेड है। और जो ये राइट टू रिलीजन के राइट्स हैं यही तो एक सेक्युलर कंट्री के सिग्नल होते हैं, यही तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो यहाँ पे आपके 25 से 28 प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन मिल रहा है हमें कि प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेक्युलरिज्म जो है वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और प्रीएम्बल में वो वर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। एक फाइनल न्यूज और देख लेते हैं आपकी, ये लास्ट न्यूज है आई प्रॉमिस, और वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सारे लॉयर्स को यहां पे रजिस्टर करता है उसका ये एक पर्टिकुलर उसमें एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाला, एक नोटिस निकाला है जिसके अंदर में उन्होंने ये कॉशन किया है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन या हाइब्रिड एलएलएम डिग्री दे रहे हैं। ऑनलाइन में आप डिग्री ले लीजिए या हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन में आइए, एग्जाम आप ऑफलाइन दे सकते हैं। इस तरह की वो एलएलएम की हाइब्रिड डिग्रीज दे रहे हैं। तो यहां पे बीसीआई ने बोला है कि अंडर लीगल रूल्स ऑफ 2020 ये जो पर्टिकुलर आप डिग्रीज दे रहे हो ये आपकी जो डिग्रीज हैं ये इनवैलिड है, ये आपकी जो डिग्रीज हैं ये आप अनऑथराइज्ड हैं और इनका कोई वैल्यू नहीं होगा फ्यूचर में जाके, चाहे आप पीएचडी करना चाहो उसके लिए या फिर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो या कहीं आप गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहो। तो नॉट जस्ट सम शेडी कॉलेज जो ये यूनिवर्सिटी डिग्रीज दे रहे हैं बट आपके एनएलयू है, जैसे एनएलआईयू भोपाल है वो इस टाइप की डिग्री को ऑफर कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर है वो दे रहा है, ओपी जिंदल कॉलेज है सोनीपत का वो इस टाइप की डिग्री दे रहा है, एनएलयू दिल्ली है वो ये सब टाइप की डिग्रीज एलएलएम्स को ऑफर कर रहा है थ्रू ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज या आपका हाइब्रिड मोड के अंदर में। तो बीसीआई ने बोला है कि अगर ये डिग्रीज को अप्रूव नहीं करा गया बाय बार काउंसिल तो ये डिग्रीज जो है वो सारी की सारी इनवैलिड मानी जाएंगी और इस बेसिस के ऊपर पे आपको ना कोई प्रैक्टिस की, ना कोई एडमिशन की, ना कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो यहां पे काउंटर ये आया है कि जिन रूल्स के अंदर में आपने ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन या ये पर्टिकुलर चीज बोली है लीगल एजुकेशन रूल्स, ये आपके चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बीसीआई ने काउंटर ये करा है कि कोर्ट ने इन पे स्टे लगाया है बट इनको क्या है इलीगल डिक्लेयर नहीं करा है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना कि अगर कोर्ट ने डिसाइड करा तो ये जो आपकी डिग्रीज हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जब एडमिशन का देख रहे हैं, आप कौन से कोर्सेज ले रहे हैं, तो चलिए आप तो एलएलबी में जाएंगे तो उन कोर्सेज में इतना इश्यू नहीं है, बट अगर कोई ऑनलाइन या हाइब्रिड डिग्री या कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि वो जो पर्टिकुलर आप डिग्रीज ले रहे हैं दिस इज अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर वो अप्रूव नहीं हुई और बाद में जजमेंट आपके अगेंस्ट चला गया तो ये एक इशू कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है। तो ये एक जस्ट आपके लिए कॉशनरी मैसेज था।
ओके, तो स्टूडेंट्स आज की ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस थी। तो अगेन थोड़े न्यूज एनालिसिस लंबा हो रहा है, तो आप अगर लंबा लगता है तो 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा, बट आई वुड से कि आप ट्राई करें कि इस चीज को आप अपना डेली हैबिट का पार्ट बनाएं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। डू नॉट थिंक इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी जीके जो है वो बहुत हद तक यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही है, नॉट जस्ट फॉर क्लैट बट फॉर एलेट ऑल्सो एंड फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है 20 जीके क्वेश्चन का, जिसमें आपने अगर न्यूज एनालिसिस अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।